रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल या हो सियाहती मकामात, जहां चाहें वहां जाएं, क्योंकि हुकूमत ने तमाम सेक्टर्स खोल दिए हैं। मार्केट्स में गहमा गहमी से मजेदार खाबों तक सब दिखाएंगे आपको नया दिन में। जहाज से छलांग, शेर की सवारी, इशारे से गाड़ी हवा में उड़ा दी, ट्रेन को हाथ से ब्रेक लगा दी। छोटे से गांव के जाम सफ्तर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। इंटरनेट सेंसेशन होंगे आज नया दिन के मेहमान। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। बड़ी पेशी की बात करनी पड़ेगी, बड़े मामला जो देखने को मिलते हैं। कल की पेशी, उसके बारे में आगे बढ़कर आगे जाकर बात करेंगे कि बात समाअत तक, कार्रवाई तक पहुंची या नहीं। लेकिन आज बात आगे बढ़ेगी क्योंकि जिन्हें बुलाया गया है उनकी सवारी बिना किसी प्रोटोकॉल के वहीं पर पहुंचेगी जहां पे कल कुछ धमा चौकड़ी थी। शायद कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। इस पर जाएंगे डिटेल के साथ। जो कल का मामला था उस पर जाएंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन आज जिनकी पेशी है, जब उनकी हम बात करते हैं तो एक ही लफ्ज हमारे समातों से टकराता है, वो है खामोशी। वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब नॉर्मली खामोश रहते हैं। एनीवेज जी, आज नैब लाहौर उठते हैं। अगर हेल्प हो थोड़ी सी आसपास से, आज हेल्प नहीं होगी, आज कोई पर्ची नहीं होगी, आज कोई कान में बताने वाला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो खुद जाएंगे अंदर और उनसे सवाल किए जाएंगे। हाँ, सवाल करने वाले खुद कुछ बता दें तो हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार फिर आपने जो है ना, वो आप थोड़ा सा मुझे लगा ऑपोजिशन के हम ख्याल से हुए इस मौके पर। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा ना उनका भी मौक़िफ़ शामिल कर लेते हैं। एनीवेज मामला ये है कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ होटल को शराब का परमिट जारी करने के लिए सियासी असर रसूख का इस्तेमाल करने का केस है। उस्मान बुज़दार ने, जिस तरह किरण ने भी बताया, बगैर प्रोटोकॉल के आज नैब ऑफिस जाने का फैसला किया है, क्योंकि कल जो लोग गए थे प्रोटोकॉल के साथ, रैली के साथ, फिर क्या हुआ, पेशी भी नहीं हुई और उसके बाद एक नया ही माहौल वहाँ पर बन गया। एनीवेज जी, इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर ने इस अहम मामले पर, इस बड़ी पेशी से मुतालिक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको वो दिखाते हैं। नैब लाहौर में पेशी के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार तैयार। माहिरीन कानून से मुशावरत कर ली। उस्मान बुज़दार का नैब में ज़ाती तौर पर हाजिरी देने का फैसला। पार्टी रहनुमा और सूबाई काबीना के अरकान को भी साथ जाने से रोक दिया। सरकारी प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं क्यों जुलूस के साथ जाऊँ? मुझे क्या जरूरत है जुलूस के साथ जाने के लिए? मैं पर्सनली जाके पेश होऊंगा और अपनी सफाई दूंगा। वहाँ जो कानून के मुताबिक होगा वो होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब पर निजी होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का परमिट जारी करने का इल्जाम है। नैब इस मामले पर सियासी असर रसूख के इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में पेश होकर इस हवाले से तमाम दस्तावेजात, तहरीरी बयान और सवालात के जवाब भी देंगे। नैब लाहौर में पेशी से एक रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे के तरक्याती मंसूबों, हुकूमती अमूर और इत्तेहादियों के मामलात पर भी बात की गई। तो जनाब, हम चूँकि गुज़श्ता रोज़ का तज़किरा कर रहे थे तो मैं बता देती हूँ आपको क्या हुआ था। मरियम नवाज़ की पेशी का मौका था, बहुत दिनों बाद ये मौका आया था। उनको नैब दफ्तर जाना था, लेकिन हुआ क्या, वो काफ़िले की सूरत निकली और जब वो उसी मकाम पर पहुँची तो फिर हंगामा आराई शुरू हो गई। लीगी कारकुनों ने, जो मरियम नवाज़ ही की सिक्योरिटी को तरतीब दिया गया था, पुलिस की जानिब से हिसार बनाए गए थे, उन्हीं अहलकारों को जो अपना काम करने के लिए वहाँ मौजूद थे धक्के देने शुरू कर दिए। जो बैरियर्स लगाए गए थे उनको गिरा दिया, दूर फेंक दिया। नैब के दफ्तर और पुलिस पर पथराव किया गया और ऐसा लगा कि ये इलाका मैदान जंग बन गया हो। फिर ये सारी सिचुएशन देखकर पुलिस को शेलिंग करना पड़ गई। 50 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार भी हुए। दरवाजा खोलो, मेरी जवाब सुनो और अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का हक कर। मोहतरमा, कानूनी सवाल का जवाब मंतक और दलील से दिया जाता है, पत्थरों से नहीं। मरियम नवाज को रायवंड में ज़राए अराज़ी की गैर कानूनी मुंतकली केस में नैब ने तलब किया था। मरियम जुलूस के साथ नैब दफ्तर पहुंची। हुजूम को नैब दफ्तर में दाखिले से रोका गया तो हलचल मच गई। धक्कम पेल हुई, पत्थर चले, लाठियां बरसी, हंगामा मच गया। लीगी कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया तो जवाब में आंसू गैस के शेल बरसाए गए। इलाका मैदाने जंग बना तो मरियम नवाज नैब की हिम्मत को ललकारने लगी। भाई, अगर आप इतना डरते हैं मुस्लिम लीग नून से, आप इतना डरते हैं नवाज शरीफ से,
आप इतना डरते हैं मरियम नवाज से, तो फिर आप मरियम नवाज को बुलाते क्यों हैं? इसके बाद मरियम ने वापसी का फैसला किया, मगर कुछ देर बाद पलट कर आई और कहा जवाब देकर ही जाएंगी। आज अगर झूठे इल्जामों में मुझे बुलाया है तो मेरे जवाब सुनो, दरवाजा खोलो, मेरे जवाब सुनो, और अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का हौसला। सूरत हाल में नैब ने मरियम नवाज की पेशी की मनसूखी का एलामिया जारी कर दिया। एलामिये में कहा गया कि मरियम नवाज ने कानूनी जवाब देने के बजाय पथराव करवाया। लीगी कारकुनों ने मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी की। इदारे ने 20 साला दौर में ऐसा रवैया पहली बार देखा है। हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। पेशी के मौके पर हंगामा आराई से पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी हुए। पत्थर लगने से मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा भी चटका। पुलिस क्रैकडाउन में 50 से जायद लीगी कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। क्या पंजाब हुकूमत इस सब के लिए तैयार थी? अगर तैयार थी तो तैयारी क्या थी? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन के तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मान सईद बसरा साहब ने। उस्मान साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल का मामला ज़ाहिर है जो नून लीग का मामला है वो मैं नून लीग से ही पूछूंगा। मैं आपसे सवाल करता हूं हुकूमत का, इंतजामिया का, पुलिस का। इन हालात में सर रैली की इजाज़त देनी भी नहीं चाहिए थी और यूँ तो उन्होंने इजाज़त मांगी भी नहीं थी, लेकिन आप लोग क्या तैयार थे इस मामले के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोएब, बहुत शुक्रिया आपका और किरण आपका भी प्रोग्राम में मदद करने के लिए। देखिए, ये जो आपका सवाल है कि क्या हमसे इजाज़त मांगी गई थी, देखिए किसी किस्म की रैली के लिए तो हमें कहा ही नहीं गया। ये तो सिरे से बात ही नहीं हुई थी कि कोई रैली वो निकाल रहे हैं। मरियम नवाज़ की पेशी थी, जैसे कि आम एक मुल्ज़मान की पेशी होती है नैब के अंदर, और क्योंकि इनका सारा के सारा ख़ानदान ही नैबज़दा है तो इनके रोज़ तो ये पेशियाँ लगी रहती हैं। आप उस पेशी के लिए जब आई हैं तो हमें जब इंतज़ामिया से ना तो इन्होंने किसी रैली की इजाज़त ली है, ना इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमको रैली निकाल रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये किया है इन्होंने कि मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप ने तमाम MPAs और MNAs को गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न में इन्होंने इनको कहा है कि 1,000 आदमी आपने हर MP MNA ने लेके आना है यहाँ पे। सही। जब हमें इस बात का इदराक हुआ है तो पुलिस ने अपने इंतजामात किए हैं। वहाँ पे आपने देखा कि बैरियर्स लगाए गए, पुलिस की जो हमारी राइट फोर्स है वो वहाँ पे आके खड़ी हुई। देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि हम बड़े जमहूरी लोग हैं, हमने इनको एक आने दिया लोगों को, ठीक है जी आप आएँ, वहाँ पे इकट्ठे हो गए। लेकिन अल्टीमेटली जो हुआ शोएब, आपने देखा कि ये सारी चीज़ें एक उनके लिए एक लफ्ज़ कहा जा सकता है, वो शर्मनाक हैं। अगर ये जमहूरियत है, यानी कि यहाँ आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, आपको ये पूछ नहीं सकता कि आप कल तक कहती थी पूरी पाकिस्तान के लोगों के सामने कि मेरी पाकिस्तान तो क्या, लंदन तो क्या, दुनिया और कायनात के कुर्रा अरस में मेरी कोई चीज़ नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। अब आपकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी निकल रही है, नैब आपसे पूछ नहीं सकता। और फिर आप देखिए शोएब, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है, जो मरियम ने कल उनको नैब को कहा कि अगर आपका जिगरा नहीं था तो हमें बुलाया क्यों आपने। मतलब ये देखिए कि क्या ये लोग, ये हुक्मरान रहे हैं पाकिस्तान के, ये इदारों को ललकार रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब हमें समझ आ गई है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट पार्ट 2 करने वाले थे। ये आपको देर में समझ आएगी, ये थोड़ी सी देर में आपको समझ में आएगी। देखिए रिपोर्टिंग जो हुई ना, बस साहब सवाल भी ले लीजिए, बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वैसे भी आप इतने दिनों बाद आपने हमको वक्त दिया है। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए, एक तरफ तो ये वाक़या होना ही नहीं चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा इसको बेहतर किया जा सकता था। दूसरे ये कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने अगर पत्थर मारे तो शेलिंग भी हुई, डंडे भी मारे गए, हमें कहा गया कि जी 200 बंदे अलग इकट्ठा किए थे, अब कह रहे हैं कि जी वो 300 नामालूम भी थे, वो कहाँ से आए थे। देखिए, एक के बाद एक अगर इस किस्म के वाक़यात सामने आए, माजी मुख्तलिफ था, अब तो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, अब तो बेहतर सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। मैं पुलिस ही की कारकर्दगी के ऊपर पूछ रही हूँ आपसे। दूसरे ये कि ऑपोजिशन को मौका मिल गया सर, इस सब के बाद ऑपोजिशन को मौका मिल गया, वही मौलाना आगे आ गए, उन्होंने आकर के मजम्मत कर दी, जो पहले एक पेज पर थे नहीं, पूरा मौका उनके पास में पहुंच गया कि सारी की सारी ऑपोजिशन फिर से मिलकर बैठ जाए। वो कह रहे थे ना कि हम बैठ जाएंगे, अब शायद कि इस सब के बाद में सिचुएशन वही वाली बन जाए। अब देखिए किरण जी, जो आपका सवाल है ना, यही वो एक मंजरिया है, यही वो माइंड सेट है जो इस अपोजिशन, जिसको मैं कहता हूँ कि मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी है, ये इन लोगों ने इसको प्लान किया। और प्लान करके आपको मैं बताऊं कि जो ही मैंने सुबह जब मैं उठा तो कुछ लोगों की मैंने सोशल मीडिया के ऊपर फुटेज देखी
कि जी हम लोग नैब के दफ्तर के बाहर खड़े हुए मुस्लिम लीग नून के लोग, ये वही लोग थे जिन्होंने इमरान खान के कंटेनर के ऊपर गुजरांवाला में हमला किया था। जो ही मैंने इनकी तस्वीर देखी तो मुझे तो ये बड़ी गड़बड़ लगी। ये सारा प्लान मेरे जहन में और हमारे इंतजामिया के जहन में ये घूम गया कि ये तो बिल्कुल प्लान करके आए हैं। देखिए पत्थर ये लोग लेके आए हैं मनों के हिसाब से। ये तो शुक्रिया है कि आपके टेलीविज़न का और एक दो और निजी टेलीविज़न का कि आपके कैमरामैन अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को सच दिखाने के लिए वहाँ चले गए, जिसके कि हमें बड़ी तशवीश रही कि आपके कैमरामैन कैसे जाके इनके पत्थर दिखाते रहे। देखिए ये प्लान करके आए हैं, ये प्लान करके आए हैं और इनके प्लान को आपके कैमरामैन की जो उनके कैमरे की आंख है उसने दोनों लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया है। अब ये सवाल नहीं है कि इस बात के ऊपर अपोजिशन इकट्ठी हो गई है। देखिए मसला ये है कि ये सारा प्लान इसलिए किया गया ताकि इस मामले को हाईलाइट किया जाए और एक एलिमेंट है कि इसका हमदर्दी का वो बिटोरने की कोशिश की जाए। ये जो बात चीज बड़ी वाज़ेह है किरण। सर मुझे ये बताएं कि ये एक्सपोज समा कर रहा है, एक्सपोज हमारी टीम कर रही है, एक्सपोज हमारे कैमरे कर रहे हैं, लेकिन सर कुछ बातें आपकी तरफ से की गई हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात ही लाखों रुपए तकसीम किए गए थे और जिसने मरियम नवाज की गाड़ी पर पथराव करना तो उसे 1 लाख रुपए दिए गए थे। अगर बातें पहले से मालूम थी आपको सर तो ये तो बतानी चाहिए थी। दूसरी है कि अभी आपने कहा कि थोड़े थोड़े लोगों को तो देखकर आपको शुबा भी हुआ कि मैं इनको पहले देख चुका हूँ। देखिए कैमरा किसी का नहीं, मीडिया वही दिखाता है जो होता है, तो हमें हमारे इस काम को करने का पूरा मौका मिलता है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो आपके पास में ऐसा कुछ है तो प्लीज उसको भी पब्लिक कीजिए, हमको अच्छा लगेगा नशर करके अपना काम करेंगे। हम पहले शोएब भाई की बात प्लीज देखिए मैं शोएब भाई की बात को पहले रिस्पॉन्ड करूं। देखिए शोएब मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि फैजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि 1 लाख रुपए बांटे गए। 1 लाख रुपए तो वो लाहौर में बांटे गए हैं भाईजान। हमारे पास तो ये भी मालूमात हैं कि इस पेशी के ऊपर ये प्लान तरीके से ये सारा जो आपके सामने एक स्टेज किया गया है, इसको स्टेज करने के लिए MPA और MNS को कहा गया कि आपने इतने हमसे फंड लेके खाए हैं। वहां से तो लोगों ने इनको 5-5 लाख रुपए दिए हैं। सर एक्सपोज करें, मैं चाह रहा हूँ जो बात आप कर रहे हैं और जो बात फयाजुल हसन चौहान साहब ने की है उसका प्रूफ सामने लेकर अगर उनको मालूम है कि लाखों रुपए दिए गए हैं और 1 लाख रुपए उस शख्स को मिले हैं जिसने मरियम नवाज से गाड़ी पर पत्थर मारे हैं, तो सर वो शख्स कौन है मालूम तो होगा आपको। देखिए शोएब देखिए मसला ये है कि ये सारी चीज़ें अब तो एक्सपोज होंगी ना जी। ये तो 1-2 दिन के अंदर आपके सामने देखें FIR के लिए इंदराज मुकदमा के लिए भी दरखास्त आ गई, उसमें लोग भी नॉमिनेट हो गए। असल जो सवाल करने का है और असल लोगों के सामने जो बात रखने की है वो ये है कि ये पाकिस्तान का सियासी चेहरा है, ये पाकिस्तान की सियासत है जिसको गाली बना दिया गया है। ये है वो सियासत जिसको जब हमारे जैसे लोग जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, शोएब आप जैसे कि घर में कहना हमने पॉलिटिक्स में आना है, तो हमारी माएँ और हमारे बहन भाई कहते हैं कि भाई ये सियासत इसके अंदर आपने आना है कि आपसे कुछ सवाल नहीं कर सकता, आपने गुंडे पाले हुए हैं और अब आप सवाल ये हम पे उठना शुरू हो गया, हम इनको रोकें। अगर हम इनको रोकते तो मुझे इकबाल का वो शेर याद आ गया, मैं आपकी नज़र करता हूँ कि खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। अगर हम इनको रोकते तो फिर जिम्मेदारी तो आपकी क्यों गई ना। यस जी किरण क्या कहिए। मैं कह रही हूँ कि बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा शेर था, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, लेकिन ये कि मनसब तो आपके पास है, पॉलिसी तो आपको बनानी है और इम्प्लीमेंट करानी है, और अगर उन्होंने इंप्रेशन खराब किया आप ठीक कर दीजिए। देखिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। किरण ये वही माइंड सेट है जो जजेस को धमकियां देते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कोयटा रजिस्ट्री वाला वाकया करवाया, ये वही लोग हैं जिनका जिक्र आपको किताबों में मिलता है कि जो रात को लोगों को उठा के लेते हैं शहादत देने की वजह से। लेकिन अब ये निज़ाम बदल रहा है, उसकी आपको मैं वजाहत कर दूँ कि ये जो लोग आपके सामने वहाँ पहुँचे हैं जिनकी तादाद आप सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, इनकी तादाद बनती है 850 जो वहाँ पर जमा थे। असल में ये लोग हज़ारों लोगों को लेके आए थे, लेकिन पुलिस ने और एक बेहतर हिकमत अमली से इन लोगों को, इन सारे शर पसंद अनासर को लाहौर में दाखिले से रोका गया है। कल तो 200 थे, FIR कटने के टाइम तक वो जो है ना वो 300 बन गया, आपने एक नया फिगर दे दिया, ये कल से बढ़ता कैसे जा रहा है? पहले गलत समझ लिया था। देखिए मैं बताऊं या कम बताया था? नहीं किरण देखिए, किरण ये देखिए मसला ये है कि इस सारे शर पसंदी के अंदर जितने लोगों ने हिस्सा लिया है वो तादाद आपके सामने है जो कि 300 है, लेकिन जो लोग वहाँ पे पेनिट्रेट करके थे, अंदर आगे थे, तमाम रुकावटें हटा के उनकी जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको नंबर बताए। अब मसला ये है कि पुलिस ने अपना काम किया है, लेकिन पुलिस तख्ता मश्क नहीं है। मेरी पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, जैद बकर किसी सियासी पार्टी के कारकुन को हक नहीं हासिल कि पुलिस को तख्ता मश्क बना ले। अब पुलिस वाले बेचारे क्या करें, रोक भी वो रहे थे, उन बेचारों ने पत्थर मारे, खा रहे थे, उन बेचारों ने भी पत्थर मारे। शोएब मेरी बात सुनिए, नहीं शोएब
शोएब देखिए, अच्छा, अगर आप वो फुटेज अभी वहां पे चला लें, कम से कम वहां पे 10 मन के करीब पत्थर हैं जो उनके ऊपर बरसाए गए। अच्छा, उन्होंने कैच किए और वापस मारे। वो बेचारे क्या करते हैं? उसकी वजह ये है कि जब आपकी जान पे बन जाती है शोएब, हम क्योंकि इस पॉलिटिकल मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं, जब आपकी जान पे बन जाती है, मैं आपको सर तो फिर आपने पुलिस वालों की जान खतरे में डाली है, ये मानिए पंजाब हुकूमत इस मामले में फेल हुई है। मालूम था सर कि काफिला आएगा, मालूम था रैली आएगी, क्योंकि नून लीग ने ऐलान किया था हम इसी तरह से आएंगे, इसी तरह से इकट्ठे होंगे। और अगर माजी की एग्जांपल्स आप दे रहे हैं और अगर आप ये कहते हैं कि पहले से मालूम था, सर फिर तो आपने पुलिस वालों की जान खतरे में डाली है। देखिए शोएब, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, पुलिस का काम यह है कि ऐसे किसी भी मतवक्को काम को जब प्रियम्प्ट कर लिया जाए कि वहां पे तो सर पहले से रोकना चाहिए था फिर तो सर। जी मैं शोएब आपको पहले भी बताया कि ये लोग हजारों की तादाद में लाहौर आ चुके थे, इनको मुख्तलिफ जगहों पे इंटरसेप्ट करके रोका गया है। लेकिन आप देखिए जो पत्थर लाए गए हैं, इनमें मोस्टली जो पार्लियामानी कमेटीज के मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं, अरकान हैं, जिनके पास सरकारी गाड़ी हैं। दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, जिनके पास सरकारी गाड़ियां हैं वो अपनी सरकारी गाड़ियों के अंदर आपने पत्थर लेके आए हैं, जिनको चेक नहीं किया जा रहा था, क्योंकि एज्यूम किया जाता है कि जो सरकारी गाड़ी के अंदर आदमी सफर कर रहा है, कम से कम वो तो रियासत को चैलेंज करने अगले 2 दिन में बहुत कंक्रीट सामने आएगा बसरा साहब इसी ज़मीन में। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये मैंने आपके सामने कर दी ना कि वो सरकारी गाड़ियां जो बार बार मुस्लिम लीग नून कर रही है, पार्लियामानी कमेटीज है मुस्लिम पार्लियामेंट के अंदर, उनके अरकान की सरकारी गाड़ियां उसके अंदर ये लेके आए हैं। लेकिन ये मुझे बताएं किरण, असल बात करने की ये है, हम और आप ये जो नौजवान नस्ल हैं सब के सब, हमने जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो क्या ये वो पाकिस्तान है जो हम आगे लेके जाएंगे? मतलब जहाँ पे आने चाहिए, हर तरफ से आने चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल्स आने चाहिए, सवाल जिसको के ऊपर आ रहा है उसको जवाब देना चाहिए। ये बात हो गई। अब ज़रा ये मुझे बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? नज़र से गुजरी आपके कुछ पॉइंटर्स? जी मुझे तो बिल्कुल असबर है सारी की सारी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बात तो ये प्लांटेड थी, आपको पता ही होगा सारा। तो नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए, आपने ऐसे कैसे कहा कि वो भी प्लांटेड थी, ये भी प्लांटेड था, वो भी प्लांटेड थे? किरण देखिए मैं आपको बताऊं, वो इसलिए प्लांटेड थी कि मरियम नवाज अपने पीछे खड़ी हुई अपनी जो मरियम औरंगजेब साहबा थी, उनको कह के मैसेज करवा के सामने बैठे हुए चंद अपने मनपसंद लोगों से सवाल कहती नहीं कि मुझसे ये सवाल करें वो करें, जो उनसे सवाल किया गया उसको उन्होंने जवाब नहीं दिया। सवाल तो सारी कौम ये कर रही है कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे एक शख्स की बेटी जो अपने आप को आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म का कैंडिडेट भी बताती हैं, वो सवाल का जवाब दें कि किस तरह से उनके अंदर ये जुर्रत पैदा हुई, ये जुर्रत रिंदाना कहाँ से आई कि उन्होंने जाके हज़ारों लोगों को पत्थर पकड़ा के नैब के ऊपर हमला कर दें। ये को 90 की दिहाई तो थी नहीं, लेकिन वहाँ किसी ने ये सवाल उनसे उस तरह दबंग तरीके से पूछा नहीं, और अगर पूछा भी है तो उन्होंने वहाँ उसका जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताइए कि ये जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, इसके अंदर उन्होंने मोहतरमा ने ये तो बताया नहीं कि मैं जो लोगों को लेके आई थी और जो मेरे घर से पत्थर रख के हम लाए थे, ये प्लान किसका था और क्या पाकिस्तान में सियासत इस तरह चलेगी? जवाब में उन्होंने इस बात का भी दिया है। शर्मनाक वाकया देखिए शोएब, जितना शर्मनाक वाकया ये हुआ, आप इसमें पाकिस्तान की तारीख में इनके वालिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, एक वो वाकया है, बदतरीन स्याह तरीन वाकया एक कल का वाकया है। इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के वाकये नहीं मिलते हैं कि लोग आए उठे और ला के पथराव शुरू कर दिया। क्यों? क्या आपको बुलाया गया है किसी इदारे की तरफ से? सवाल ये है, पाकिस्तान की कौम ये सवाल पूछती रहेगी, आप भी पूछेंगे मुझे पता है, और मरियम को एक नहीं 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अल्टीमेटली ये जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान में ये सियासत। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए सवाल आप करें, सवाल कौम करे, सवाल सहाफ़ी करें, ये मामला ऐसा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में होना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, सबके सामने होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए ना, इस काम के लिए अदालतें हैं, नैब है, आज नहीं हो पाया, कल नहीं हो पाया, परसों हो जाएगा ये काम, फिर वो बिल्कुल क्लैरिटी के सामने सामने आना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद में जो धड़ाधड़ रिएक्शंस उसके बाद में आने शुरू हुए हैं, एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो ज़रा भी पीछे नहीं रहे, वो भी फिर वही सख्त किस्म के अल्फाज और सख्त किस्म के रिएक्शंस, ये भी देख लें थोड़ा सा। अगर आप अच्छे एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हद तक मुझे नहीं लगता कि सामने आ पाया ये। किरण देखिए मैं आपको बात बताऊं,
मैं आपको पूरे ईमान और इकान से कह रहा हूं कि जो सियासत का रिवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने नीचे दिया है, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने नीचे रिफ्लेक्ट किया है, वो पाकिस्तान के अंदर एक नया असलूब है सियासत का। लेकिन ये नहीं हो सकता किरण, ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, आप हो, मैं हूं, शोएब हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये नहीं हो सकता कि मेरे इदारों के ऊपर आप चढ़ दौड़े, इदारों की तकरीम को आप सवालिया निशान खड़ा कर दें, लोग कैमरामैन को मारें, सहाफियों को से सवाल करवाएं, इदारों के ऊपर पथराव करवाएं, ये बदमाशी, चाहे ऐसा 2 साल पहले हो, चाहे ऐसा 3 साल पहले हो, चाहे ऐसा पीएमएलएन करे, चाहे कोई दूसरी पार्टी करे। सर किरण, जैद करे, बकर करे, उस्मान करे, कोई भी करे, कत्तन इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए है। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर और किसी भी मुहिब वतन आदमी के अंदर बैक ऑफ द माइंड ये सोच नहीं। आप मुझे बताएं कि मेरे वजीर आजम इमरान खान क्या नैब के अंदर जाके एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर पेश नहीं होते रहे? क्या जाके मेरे वज़रा नैब के अंदर पेश नहीं होते रहे? मेरा चीफ मिनिस्टर आज भी पंजाब के अंदर अपने दारुल खिलाफे के अंदर आज लाहौर में पेश हो रहा है। मैं भी किरण आपके प्रोग्राम में आने से पहले नैब के दफ्तर के सामने से गुजर के आया हूँ। आप यकीन माने कि बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक चल रही है, एक आदमी वहाँ नहीं खड़ा हुआ स्वाब मीडिया की गाड़ी, अभी आपकी गाड़ी वहाँ पहुँच के लग रही है कि आपके लिए अदाएं और उनके लिए अदाएं और। तो अब मुझे ये बताइए नैब के बारे में, आज के बारे में बुज़दार साहब की तैयारी पूरी है? देखिए किरण, पहले मैं आपसे जो अभी आपने सवाल किया ना, ये जो आपने बात की कि हमारे लिए अदाएं और, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमें पूरा सच पाकिस्तान के लोगों के सामने रखना है। सच बोले बगैर ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। आप मुझे बताएं कि कोई एक आदमी मेरी पार्टी से, कोई कारकुन, कोई ओहदेदार, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई पार्लियामेंटेरियन, कभी किसी ने हमारे लीडरों के नैब में पेश होने पे कभी एक स्टेटमेंट भी दी? कोई 2 आदमी इकट्ठा करना तो दरकिनार, कोई स्टेटमेंट भी दी? कभी हमने इसको कहा कि इन इदारों की वजह से जमहूरियत खतरे में आ गई है? नहीं, हमारा इनसे तकाबुल नहीं है। देखिए, आप गधे और घोड़े को एक लाठी से नहीं हाँक सकते। हमारा इनसे तकाबुल नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर वो कैंसर सदा सियासत को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने पाकिस्तान को खोखला किया है। हम नए पाकिस्तान की बात करते हैं जहाँ पे इदारों की तकरीम की बात है। हमारा इनका कंपेरिजन बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी बात आपने कहा उस्मान बुज़दार की तैयारी है। जिस इंसान के पास सच होता है वो जाता है सच की ताकत लेके तनहा वहाँ पे, वो जाता है बगैर कारकुनों के, वो जाता है बगैर डंडों के, वो जाता है बगैर लाठियों के, बगैर पत्थरों के, बगैर वहाँ पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों के, क्योंकि उसके पास सच होता है। फिर वो आके मीडिया के सामने बात करता है कि मेरा सच भी ये है, अंदर भी ये बता के आ गया हूँ। झूठे आदमी के पास क्योंकि झूठ होता है और उसके पास देने का मनी ट्रेल है ना जवाब है, इसलिए वो वहां सर ये भी जाते हैं अकेले, वो इदारों की तकरीम पे सवाल खड़ा करते हैं। सर नून लीग वाले भी अकेले जाते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि बुलाते किसी एक केस में, धर दूसरे केस में लेते हैं, इसलिए वो डर गए, वो अकेले नहीं जाते। शुएब, आप इस तरह कीजिए ना, आप कि ये सवाल है ना, इसको जब नून की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आए तो उनसे ये कहिए कि आप इतने ज़्यादा, इतने बड़े नौसरबाज हैं पॉलिटिक्स के कि आपको बुलाते एक केस के अंदर है, वहाँ जाके पता चलता है कि बुलाया चोरी में था, डाका भी इन्होंने डाला हुआ है, बुलाया डाके में था। ये सवाल जब करेंगे, बिल्कुल सवाल करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी ज़रूर कहते हैं कि जब वो ये बात कहते हैं एक केस में बुलाया दूसरे में धर लिया, तो तफ्तीश दोनों केसेस की हो रही थी मुझे सर। लेकिन मैं दोबारा उसी मामले पर आता हूँ जो कल का मामला हुआ, क्योंकि ज़ाहिर सर आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि माजी में भी नून लीग ने यही किया। वो आप चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे आप वकला की बात करें, चाहे आप इदारों की बात करें, सर यही माहौल हमने देखा है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक का धरना था, हमने माहौल तब भी देखा था। असमतुल्लाह जुनेजो साहब तो आपको भी याद होंगे, उन पर भी हमला हुआ था, ज़ाहिर है वो भी गलत था। आज वो कहें ये आपको भी नहीं मालूम होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन ये आज आपको भी मालूम नहीं होगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मालूम नहीं होगा वो आज कहाँ है, उन्हें छुपा दिया गया। उन्हें उनकी जो प्रोफाइल थी, अब हालांकि वो इतनी अच्छी थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन इंसिडेंट नाउ ही इज गॉन। गलत तो वो भी था सर। अच्छा शोएब, मैं आपको बरमला कह रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जब हम नए पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, हम सच के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। हम शख्सियत परस्ती में नहीं हैं। मैं जब ये सारा वाक़या हुआ इस्लामाबाद के अंदर, मैं वहीं मौजूद था।
पैट के लोगों ने ये सारा मामला किया, लेकिन क्योंकि हमारे साथ वो एक धरना दिए बैठे थे, हमने उसकी जिम्मेदारी कबूल की और फौरी तौर पे आके माफी भी मांगी। तब भी कहा कि ये गलत हुआ था, ऐलान हो चुका था, लेकिन किया। अकेले उनकी तरफ से नहीं हुआ था सर, दोनों की तरफ से ऐलान हुआ था। सॉरी आपकी बात कट रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पीटीआई के वर्कर्स थे, सपोर्टर्स थे, कि फिर जिनको पुलिस ने पकड़ा या जिनके ऊपर अदालती कार्रवाई हुई, उनको बाद में लीगल एड भी नहीं मिला पार्टी की तरफ से। किरण, ये वही लोग थे जो पीटीवी पर भी हमला उन्होंने किया था, उस पे आप पैट को नहीं कह सकते जिम्मेदार। नहीं सर, वो बिल जलाने से लेकर और ये वाले मामले तक सर क्लियर इंस्ट्रक्शंस आप लोगों की तरफ से भी थे। देखिए नहीं मैं किरण, देखिए मैं आपको अगेन जी सर मैंने कवर किया, ये जो बैलेंसिंग मुझे भी याद है। नहीं मैं बताता हूँ आपको किरण, मैं हमेशा आपके टेलीविजन चाहिए, ये नहीं मैं आपके पास बैठा हूँ, लेकिन इस मुल्क के अंदर वो भी टेलीविजन चैनल्स हैं जो धंधा चलाते हैं, मुझे सब पता है उसका। मैं आप लोगों की इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म, आपके लोग हमेशा सही बात करते हैं। मैंने पहले एडमिट किया कि मैं खुद वहाँ मौजूद था, पैट के लोगों ने ये मामला किया और वो उनका अपना एक एग्रेशन था जो कि गलत था, उन्होंने वहाँ पे शो किया। उसी वक्त मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे चेयरमैन थे इमरान खान, कंडेम किया, मेरी लीडरशिप ने कंडेम किया। मैं खुद वहाँ मौके पे गया, हम वहाँ पे जाके लोगों को, हमने अपने लोगों को जो हमारे पैट के बैठे हुए थे, हमने कहा ये आपने गलत किया, धक्के मारे, उनको पीछे किया। इसके बाद हमने वो केस फेस किया किरण। उस केस के दौरान जब आज के वजीर आजम और मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पेश हुआ करते थे, हमने सारे केस को, वही केस है जिसको प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ पे फेस करते रहे। हालांकि इमरान खान तो उस मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन केस उनके ऊपर करवाया गया, वहाँ जाकर उसको फेस करते रहे। बसरा साहब इतनी मासूमियत नहीं करे मुझे भी याद है, शुएब को भी याद है। अच्छा चलिए मुझे बताइए, कल को मरियम नवाज क्लैरिफिकेशन देती है, कहती है बड़ा काबिल मजम्मत था, मेरे सपोर्टर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पत्थर नहीं मारने चाहिए थे। तो फिर ये कि इतनी खुशदिली के साथ में आप कह देंगे कि बड़ी अच्छी बात है, पीएमएलएन ने अपनी गलती मान ली, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी बात? नहीं किरण, देखिए मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, मैं आपके ये बड़े दर्द दिल के साथ कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की सियासत का कोई तकाबुल नहीं है। मतलब कि एक तरफ इमरान खान खड़ा हुआ है, वो दराज कद आदमी, वो सादक और अमीन आदमी, वो मुहिब्बे वतन आदमी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, और एक तरफ नून लीग, न जिनके बच्चे पाकिस्तान में, न जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, करप्शन में लिखे हुए लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट से निकाले हुए लोग हैं, इन दोनों का कोई तकाबुल नहीं है। लेकिन क्योंकि बदकिस्मती ये है कि हमारे पॉलिटिकल राइवल्स हैं और हमें उनके साथ कंपेयर किया जाता है, इससे हमें दुख होता है। बसरा साहब देखिए, ये नेचर है किसी भी इंसान की, दूसरे से कंपेयर करेंगे, छोटे बच्चे को भी करेंगे, अगर एक बच्चे को दूसरे से, तो उसको प्रॉब्लम होता है, तो कंपैरिजन कोई नहीं है। लेकिन क्या आप मुझसे ये कह सकते हैं, मुझे शोएब से कंपेयर करें, मुझे शोएब से कंपेयर करें, लेकिन अगर मैं समा को एक ऐसे चैनल से कंपेयर करूं जो धंधा करता है, आपको भी दुख होगा। सर आप नहीं कर पाएंगे, उसलूब और है, उनका उसलूब और है। सर आप नहीं कर पाएंगे अगर मैं साबित करने पर आई। मैं ये नहीं चाहती बहस, मैं सिर्फ इतनी सी बात चाहती हूँ कि हम बड़ी आसानी के साथ में ये कह देते हैं कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ, मेरी पार्टी मुहिब्बे वतन है, मेरी पार्टी ही मुहिब्बे वतन है। सर हमें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपसे इसलिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं आपसे ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको हमेशा अच्छे अल्फाज का इंतखाब करते हुए और गुस्सा पी कर बात करते हुए देखा है, इसलिए कह रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। सर ऐसा हो पाएगा? बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह किरण और शोएब, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बहुत भारी जिम्मेदारी है। आप ये यकीन कीजिए, आप तो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं कर रहे, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। मेरे गांव के अंदर, मेरा गांव है वो गुजरांवाला से 40 किलोमीटर आगे काली सूबा, वहाँ पे भी आपका प्रोग्राम लोग देखते हैं। क्यों? वो सुनते हैं। आप नैरेटिव बना रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनको बताइए कि सही क्या है, गलत क्या है। कल जो वाकया हुआ, आपने उसको लोगों को बताया कि देखो इदारों के ऊपर हमला करने वाले लोग मुहिब्बे वतन नहीं है। अगर कोई भी गलती करता है, उस्मान बसरा करे या मेरी पार्टी करे या मुस्लिम लीग नून करे, आपको पूरा हक का तराजू लेकर आप भरोसा रखिए, सुनते हैं, आपके पूरा भरोसा रखिए। कहीं कहीं कुछ होता है, हम उसको मिस रिपोर्ट नहीं करते सर, पूरी तहकीक करते हैं, पूरा रिपोर्ट करते हैं। और ये कि मेरी चेकलिस्ट में ये गांव भी आ चुका है अब। ओके, थैंक यू। हमें भरोसा है किरण, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप और हम लोग जो यंगस्टर्स हैं, हमें इस मुल्क को लेके आगे चलना है। ये जो पिछले लोग हैं जो गुरूब हो चुके हैं, इंशाल्लाह ताला हमें लेके चलना है। हम पूरा सच के साथ खड़े होंगे, आप भी खड़े होइए, लोगों को सच बताइए, सच दिखाइए और बताइए हम अपना काम कर रहे हैं। तकरीम के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये सबके ऊपर है, ये जिम्मेदारी सबके ऊपर है, इंक्लूडिंग थैंक यू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थे, बहुत दिनों बाद आपने हमको मौका दिया, थोड़ा सा वक्त दिया, बेहद शुक्रिया।
ऐसा लगा कुछ मामलात ना रह गए शोएब। बहुत मामलात रह गए किरण, बहुत ही मामलात रह गए। चलिए कुछ मामलात तो मैंने उठा रखे थे कि किसी और दिन सही, किसी और दिन सही। एनीवेज, ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है जिसमें ज़ाहिर है कल मरियम नवाज साहिबा वाला जो एक पूरा एपिसोड है, उसके बाद उनकी जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो लग ये रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनको एक फिर से ना लॉन्चिंग पैड मिला है। एनीवेज, इस पर हम रीलॉन्च बेहतरीन हुआ या नहीं हुआ, क्वेश्चंस हैं। तो हमें ज्वाइन किया इस वक्त एनालिस्ट मोहम्मद सरफराज साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद साहिबा, कल जो हालात देखने को मिले, मरियम नवाज जिस तरह फ्रंट लाइन पर नजर आई, आप क्या समझती हैं? जो बात हम कर रहे हैं रीलॉन्च या नया लॉन्चिंग पैड मिला है उनको और अब वो दोबारा से मुतहरिक नजर आएंगी, आपको भी ऐसा ही लग रहा है और आपको लग रहा है कि अब सियासत में उनका मुस्तकबिल और बेहतर नजर आ रहा है आपको? देखिए, मरियम नवाज साहबा का जो मुस्तकबिल है वो नून लीग के मुस्तकबिल से ज़ाहिरी बात है जुड़ा हुआ है और इट डिपेंड्स कि अगले इलेक्शंस के अंदर नून लीग कैसा परफॉर्म करती है। अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल बाकी हैं और देखना पड़ेगा कि उनकी कारकर्दगी में क्या बेहतरी आती है कि नहीं। पंजाब के अंदर अलबत्ता यही 2 बड़ी जमातें हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अगले इलेक्शंस के अंदर एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट का भी होता है, फिर परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। तो नून लीग की वैसे भी सर्वेज भी जिस तरह आ रहे हैं, एक ग्राउंड के ऊपर भी जो लोग बात करते हैं, मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर अगले इलेक्शंस के अंदर नून लीग जो अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर जो है वो मरियम साहबा का भी जो है फ्यूचर वो अच्छा ही होगा। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर वैसे हर 6 माह के बाद एक सिचुएशन बदल जाती है, ख़ास तौर पे एक पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं। तो सियासत के बारे में ज़्यादा प्रेडिक्शंस मेरे ख्याल में करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि मरियम नवाज साहबा नून लीग के वोटर्स और सपोर्टर्स के अंदर बड़ी मकबूल हैं। उनकी अगर आप रैलीज देख लें पुरानी, या जिस तरह कल भी वो निकली और किस तरह से वर्कर्स उनके लिए बाहर भी आए, तो मकबूलियत तो उनकी खासी है अपनी पार्टी के अंदर और अपनी पार्टी के वोटर्स के अंदर। तो देखते हैं कि क्या बनता है। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ मसला ये है कि वज़ीर इत्तलात भी बार बार एनआरओ का तस्करा कर देते हैं। उन्होंने फिर कह दिया। आपको वाकई ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन को और ख़ास तौर पर PMLN को एनआरओ चाहिए? ये बात आती कहाँ से और फिर जाती कहाँ पर है, ये समझ में नहीं आता। प्लीज़ थोड़ा सा हमको बताएं। देखिए, ऑपोजिशन तो ये कहती है कि उनको ना कोई एनआरओ चाहिए, ना कोई डील चाहिए, ना डील चाहिए। लेकिन जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो हर एक को चाहिए होता है, तो वो ऑपोजिशन ही बेहतर बता सकती है। लेकिन मेरे अपने ख्याल के अंदर हमें एनआरओ से आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त एक प्रॉपर सियासी डायलॉग की ज़रूरत है, एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, जो हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठकर आपस में मामलात जो है उनको तय करने चाहिए। एक रिकन्सिलिएशन या कंसेंसस की ज़रूरत है। जिस तरह अभी आपने देखा कि FATF के बिल्स के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन साथ बैठे, उन्होंने मामला रिजॉल्व किया, अमेंडमेंट्स पास की करके इकट्ठे बैठ कर वो बिल्स पास कर दिए। इसी तरह मेरे ख्याल में हमें मईशत के ऊपर और हमें और कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक मे बी एक सिविलाइज्ड डिस्कोर्स के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें हैं, कौमी सलामती के मामलात हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को साथ चलना चाहिए। ये जो सियासत में पोलराइजेशन हो गई है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए जो है वो सही नहीं है। इसलिए बेहतर है कि हम NRO से निकलकर एक सियासी रिकन्सिलिएशन की तरफ चलें। सही। मोहम्मद साहब साथ मौजूद थी आप, और बड़ी दुरुस्त बात कि NRO से आगे बढ़ जाना चाहिए। जब बार बार कहा जाता है कि जो केसेस हैं वो या तो नैब के पास हैं या तो अदालतों के पास, और ऐसे में अगर हुकूमत ये कहे कि NRO अपोजिशन चाहती है तो बात समझ से बाहर है, क्योंकि हुकूमत ने NRO नहीं देना। मामला इदारों में और इदारे खुद मुख्तार हैं। एनीवेज, हम सब भी एक मामले में खुद मुख्तार हैं। वो मामला है कि हम कहाँ जाकर क्या खाना चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, कहाँ फिरना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और ये खुद मुख्तारी हर शहर की आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्तान, पेशावर, पिंडी, गुजरांवाला, क्वेटा, कश्मीर, गिलगित कहाँ का खाना खाएंगी?
कहाँ का नाश्ता करेंगी? अरे भाई, जहाँ जहाँ पर मार्केट्स ओपन हो चुकी हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन हो चुके हैं, सब जगह जाना चाहिए, खाना चाहिए। सब जगह जाना चाहिए, बारी बारी जाना चाहिए, ये और तो बारी बारी खाना चाहिए। ये तो अच्छा था। पहले बारी है मुल्तान की। मुल्तानी क्या कर रहे हैं जनाब, सुबह के वक्त अब वो फिर से देसी नाश्ते की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। और किरण, वो जो एक माहौल होता है ना, सुबह दोस्तों के साथ जाना और बैठ के हलवा पूड़ी चने आलू, इनके पूरी पराठे वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। वैसे मुल्तान के खाने वैसे ही बहुत अच्छे। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो क्यों ना फिर अपने रिपोर्टर की जानिब चलें कि आज वहां पर नाश्ते की टेबल पर क्या माहौल है और टेबल पर क्या क्या है। मोहसिन अली हमें ज्वाइन करें। मोहसिन, बताइएगा। वायरस और लॉकडाउन के बायस 4 माह तक रेस्टोरेंट में डाइनिंग इन पर पाबंदी थी। हुकूमत की तरफ से पाबंदी खत्म होने के बाद मुल्तान के शहरियों ने देसी नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इतने दिनों के बाद दोस्त अहबाब मिलकर नाश्ता कैसे कर रहे हैं, आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। 4-5 महीने से घर पे लगातार नाश्ता कर रहे थे, जो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा था। तो अब कोरोना को अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी है, तो आज हमने यहाँ बाहर बैठ के नाश्ता किया है। बहुत ही मज़ा आया है। शक्कर थी, पराठा था, लस्सी थी और मक्खन भी था। चार महीने हमने जो घर पे बैठे रहे हैं कोरोना की वजह से, उसके बाद जब अब हम निकले हैं तो एक नया पाकिस्तान नज़र आ रहा हमें। अब कोरोना को शिकस्त दे दी है और कारोबार करने में मज़ा आ रहा है और कारोबार भी खुल चुके हैं। और दूसरी बात, हमारे पास बहुत दूर से नाश्ता करने आते हैं लोग और खुले डुले हुए खाना खा रहे हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सुबह नाश्ते में एंजॉय करना अच्छी बात है, लेकिन कोरोना SOPs को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी मौजूद है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। और सिर्फ मुल्तान ही क्यों, दीगर शहरों में भी तो कुछ ऐसे ही हो रहा है। लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ, रौनकें वापस आने लगी, लौटने लगी, मेले फिर से सजने लगे। इस्लामाबाद में कितना अच्छा हो रहा है सब कुछ, अरहम खान की रिपोर्ट में जानते हैं। कोरोना का जोर टूटा, 5 माह से बंद होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुले तो ख्वाबों की शौकीन फैमिलीज और दोस्तों के ग्रुप फिर एक्शन में आ गए। उनके तासुरात क्या हैं, आइए जानते हैं। लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों को ये देखने को मिला है, तो काफ़ी टफ था कि इस तरह से घर में बंद, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, लाइफ बहुत बोरिंग हो गई थी। और अब जाके हालात बेहतर हो रहे हैं और जैसे जैसे चीज़ें खुल रही हैं तो हम अपने नॉर्मल रूटीन में आ रहे हैं। बाहर का एनवायरनमेंट बहुत मिस किया और बाहर बैठ के जो कॉफ़ी और फ्रेंड्स के साथ जो हम लोग गपशप करते हैं वो बहुत मिस किया। पहले तो हम सिर्फ जो घर में बना होता था, जो मम्मा बनाती थी, वही खाते थे। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, मतलब जिस तरह क्रेविंग्स होती काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट वगैरह की, बर्गर्स की, तो वो हम घर में ऐसे नहीं बना सकते हर रोज़ या हर वीकेंड्स पे। तो अभी जब लॉकडाउन खुला है तो हम लोग डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं और खा रहे हैं सबको जो फेवरेट है, बर्गर्स वगैरह। रौनकें बहाल हो गई हैं, कोई जो फूड फेस्टिविटी भी ओपन है। बड़ा खौफ था, बड़े महीनों बाद लग रहा है कि कोई वी आर बैक टू लाइफ। और यहाँ इन्होंने नज़्म ज़ब्त बड़ा अच्छा रखा है। इस्लामाबाद या फिर अगर हम पाकिस्तान को ही देखें, हमारे पास इवेंचुअली 1 से 2 ही चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। वन इज़ खाना खाना बाहर जाके, सेकेंडली हम शॉपिंग कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई आउटलेट तो है नहीं, तो डेफिनेटली ये बहुत मिस किया। मुझे नाचोस का बहुत शौक है और नाचोस घर में नहीं बन सकते, तो यहाँ पे नाचोस भी हैं तो बहुत मज़ा आता है। कोरोना से बचाव के तकाजे कैसे पूरे किए जा रहे हैं, इंतजामिया से जानते हैं। आपने मास्क हर वक्त पहनना है, आपने अपने हाथ हर वक्त धोने हैं, साफ रखने हैं। और स्पेशली रेस्टोरेंट्स के अंदर और जहाँ गेस्ट कॉन्टैक्ट एरियाज हैं, वहाँ पे हमारा स्टाफ हर वक्त जो है वो मास्क और ग्लव्स को पहन के सर्विसेज अपनी देता है। उसके अलावा ऑफ कोर्स हमने अपने होटल में डिफरेंट जगहों पे इंफॉर्मेशन प्लेस की है कि आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है। वी चेक टेम्परेचर्स एट द एंट्रेंस। रेस्टोरेंट की टेबल्स हैं, उनको भी एटलीस्ट 6 फीट 6.5 फीट का हमने डिस्टेंस रख के मेंटेन किया है। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों में SOPs शामिल होने के बाद होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाने तो वही हैं, अंदाज नए। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है क्वेटा और वहाँ की बात हम करेंगे क्योंकि खड्डी कबाब बड़े मशहूर हैं, लजीज और मुनफरद जायका है और इसकी वजह से बहुत मकबूल हैं।
खड्डी कबाब बनते कैसे हैं और लॉकडाउन खत्म होते ही खड्डी कबाब की मांग में इजाफा हुआ तो कितना, ये हमें बताएंगे आसिम खान अपनी इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की सौगात कड्डी कबाब लजीज जायके के बायस बेहद पसंद की जाती है। त्यौहार हो या कोई और खुशी का मौका, दावत का एहतमाम करना हो तो कोयटा के शहरी कड्डी कबाब तैयार करवाने पहुंच जाते हैं। गुज़िश्ता 25 सालों से कड्डी कबाब बनाने वाले अब्दुल हनान के मुताबिक सालम बकरे या दुम्बे को मसाले लगाकर गड़े में बंद कर दिया जाता है और 3 घंटे तक दहकते कोयलों के जरिए पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कड्डी कबाब जो है कोयटे का सौगात है, बड़ा बिल्कुल हर चीज़ में ये मशहूर चीज़ है। लोग जो है मेहमान होता है ना ज़्यादा इसको पसंद करता है। बाहर का लोग कहता है, बोलता है कड्डी कबाब बनाओ हमारे लिए। कड्डी कबाब को गड़े से निकाला जाता है तो उसकी भीनी भीनी खुशबू हर तरफ बिखर जाती है। शहरी कहते हैं कि लज्जत से भरपूर कड्डी कबाब का अपना ही मज़ा है। इसी की तो खासियत है ये कि मुझे 60 किलोमीटर आने पे मजबूर किया है। बहुत टेस्टी होता है और ख़ासकर स्पेशल ओकेजन पे ये बलूचिस्तान की स्पेशल वैरायटी है। कड्डी कबाब ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि दीगर शहरों से आने वाले अफराद भी बहुत पसंद करते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। तो जब सभी कुछ खुल रहा था और रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ खाने पीने के स्पॉट्स, तो फिर सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स भी खुल गए और ख़वातीन को शायद नहीं बल्कि यकीनन इसी का इंतज़ार था कि हालात जैसी नॉर्मल हो तो वैसी सैलून्स खुल जाए, वैसे ब्यूटी पार्लर्स खुल जाएँ। और अब जबकि ये सब हो चुका तो फिर अब ये कितनी अच्छी फीलिंग है, कितना सेटिस्फेक्शन लेकर आई है ख़वातीन के लिए, शाहीन शहजादी हमको बताएंगे। हार मुकम्मल हो मगर चेहरा शादाब और शगुफ्ता ना हो तो सारी तैयारी खाक हो जाती है। ब्यूटी सैलून्स खुलने के बाद ख़वातीन कितनी खुश हैं, पार्लर्स में कितना रश है और ख़वातीन खूबसूरत दिखने के लिए क्या क्या जतन कर रही हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। 4 मंथ से कोई भी हमने मतलब हेयर ट्रीटमेंट या स्किन ट्रीटमेंट्स नहीं लिया। ज़हनी डिप्रेस भी हो रहे थे, टेंशन हो रही थी हमें इस चीज़ में। तो अब अपन जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ है और अपना जैसे हम लोगों ने अपना ये ट्रीटमेंट करवाए हैं तो मतलब वो एक फ्रेशनेस आई है। 4 मंथ्स के बाद ये अपने कुछ काम थे जो मैंने यहाँ से कराने थे, मैं उसके बाद आऊँ। रिबॉन्डिंग करानी थी मैंने, फेशियल कराना था और मैनी पैडी लेना था, तो इस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। ये मैंने सारा कुछ कराना था, अचानक लॉकडाउन लग गया, शुक्र है कि खुल गया सारा कुछ। काफ़ी जो है ना सिचुएशन चेंज हो गई है, क्लाइंट्स आना शुरू हो गए हैं और उनके जो माइंड में डर था वो काफ़ी हद तक कम हो गए। डाई के लिए आ रहे हैं, बुकिंग्स करवा रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकिन 100% नहीं अभी तक हुआ था। पार्लर्स की रौनकें बहाल हुई तो ख़वातीन के चेहरे भी निखर गए हैं। सजने संवरने की सारी हसरतें दिल खोल के पूरी की जा रही हैं। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। हुकूमती ऐलान के बाद पेशावर में खेलों के मैदान खुले और साथ ही जिम्स भी खुल गए और वर्जिश के दौरान SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे साद बिन ओवैस। लॉकडाउन के खात्मे के बाद खेलों के मैदान आबाद हुए तो पेशावर में जिम की रौनकें भी बहाल हो गई। मेरा जिम मालिकान तो जितने अभी तक हुआ है, लॉकडाउन बहुत ज़्यादा हुआ है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी 10 अगस्त के बाद ये जिम सारे खुल गए। नो अभी तक हमारे जितने भाई हैं ना, जिसके जितने जिम हैं, नो एक ने भी किराया नहीं दिया। हालांकि हमने भी अभी तक किराया नहीं दिया, हम पेशावर हैं। हमारा रेंट 1,25,000 रेंट है। नो हमारा दरख्वास्त है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ कुछ ताउन करें। SOPs पर हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर अमल दरामद कर रहे हैं, जिम के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और मेंबर्स भी। हर सब लोग हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि मास्क यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें। उसके अलावा जो जिम का इक्विपमेंट है, क्योंकि मेटल पर ये वायरस बहुत देर तक रहता है, तो जिम में यहाँ पर सैनिटाइजेशन भी की जाती है, इक्विपमेंट की भी रेगुलर बेसिस पर। और उसके अलावा यहाँ पर स्प्रे भी करते हैं और रिसेप्शन पे भी इन्होंने यहाँ पर डेटॉल और हैंड सैनिटाइज़र और सोप्स रखे हुए हैं ताकि आते जाते हाथों को साफ़ किया जाए। और मास्क भी यहाँ पर अवेलेबल हैं कि अगर कोई मेंबर भूल जाता है अपना मास्क को परचेज़ करके पहना दें।
लॉकडाउन से जहां जिम मालिकान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, वहीं खिलाड़ियों का स्टेमिना भी काफी हद तक मुतासिर हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जश्न आज़ादी के रंगों की बात कर लेते हैं। जश्न आज़ादी करीब आते ही मार्केट्स में गहमा गहमी बढ़ गई है। बैजेस, जश्न आज़ादी की मुनासिबत से नए मास्क मुतारिफ कराए गए हैं। कराची की मार्केट में सूरत हाल क्या है, ये रौनकें कैसी हैं, ये सब्ज हिलाली परचम कहां कहां पर लहराएगा, ये तो हम 14 अगस्त को दिखाएंगे, लेकिन अभी खरीदो फरोख्त जारी है, आपको दिखाते हैं। तो ये सब्ज हिलाली परचमों की बहार और आज़ादी के रंग हम आपको दिखाते रहेंगे, इस बारे में बताते भी रहेंगे। अभी आपको बताते हैं कि जब से कोरोना का ख़तरा ज़रा टलने लगा, मार्केट्स पर से ताला भी हटने लगा। अगर हम बात कर लें कराची की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की, तो यहाँ पर इन्होंने रेजिस्ट भी किया थोड़ा सा कि हमको काम करने की इजाज़त दी जाए। कभी ये शटर गिरे, कभी उठे। जब ये कारोबार करने के लिए तैयार हुए, इनके लिए सहूलत होने लगी, तो फिर लोगों ने यहाँ पर आने को तरजीह नहीं बनाया, लोग मोहतात होने लग गए थे। तो अब क्या वाकई क्लाइंट्स आने लग गए, बायर्स आने लग गए? हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे। खुर्शीद आलम हमारा साथ देंगे। खुर्शीद आलम, यहाँ पर लोग आने लगे, यहाँ पर ख़रीदारी शुरू हो गई है, ताजिर क्या कहते हैं, कितने खुश हैं? कराची की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट खुल चुकी हैं और सबसे अहम बात यह कि ताजिर बहुत खुश हैं। खुश इसलिए कि उनके कस्टमर्स की तादाद में शायद इजाफा हुआ है, मगर कितना इजाफा हुआ है ये हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के दुकानदारों से। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो इजाफा तो हो रहा है, कस्टमर फ्लो जैसे ही बढ़ता है मार्केट्स बंद हो जाती हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि उधर से सुबह से चाहे टाइमिंग थोड़ी डिले कर दें, लेकिन शाम की टाइमिंग थोड़ी बढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है कराची का एरिया, इधर लोग 11 बजे 12 बजे 1 बजे तो उठ रहे होते हैं। तो मार्केट में कस्टमर फ्लो जैसे ही बढ़ता है मार्केट्स क्लोज हो जाती हैं। यस डेफिनेटली, मतलब कस्टमर का इजाफा बिल्कुल हुआ है। जैसे जैसे हमारे मुल्क में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, वैसे वैसे कस्टमर्स का रुझान जो है वो मार्केटों की तरफ है, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट खुलने के बाद ग्राहकों का टर्नओवर 40% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। जहां ताजिरों को फ़ायदा होगा, वहीं हुकूमत को टैक्स की मद में आमदनी भी हासिल हो सकेगी। जहां तक बात है रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न की फ़रोख्त की, तो उसका जिक्र अगले प्रोग्राम में। कैमरामैन सनाउल्लाह डाहरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। बढ़ते हैं आगे और आज हमारी एक मेहमान, बड़ी प्यारी मेहमान है। इन्होंने बड़े बड़े गुलकारों को पीछे छोड़ा और बड़े बड़े गुलकारों को रोने पर मजबूर भी कर दिया। अच्छा, वो प्लीज किरण, लेट मी से समथिंग। जब हम बात करते हैं ना कि हमारा मुस्तकबिल कैसा है, कितना रोशन, कितना चमकदार, तो उसमें बहुत सारे शोबे आते हैं और उसमें आर्टिस्ट भी आते हैं। तो एक नन्ना सा आर्टिस्ट, छोटा सा आर्टिस्ट, मुन्नी सी बच्ची हादिया हाशमी, ये देखिए ना, इन्होंने जिस अंदाज में इस ट्रैक को प्रेजेंट किया ना, तो फिर जहाँ जहाँ तक इस छोटी सी बच्ची के पक्के से सुर पहुँचे ना, बड़े बड़े आर्टिस्टों का दिल पिघल गया। ट्रू। सोनू निगम ने जब इनका ये ट्रैक सुना तो उन्होंने बहुत दाद दी, स्पेशली उन्होंने वीडियो बनाई, इनको अप्रिशिएट किया। और मुझे याद है किरण, हादिया वाज आवर गेस्ट लास्ट ईयर, तब भी इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा था। इनकी आवाज़ के हम भी गर्विदा हुए थे। आज फिर से हादिया हाशमी हमारी मेहमान हैं और उनके साथ साथ म्यूज़िक प्रोड्यूसर जुल्फ़िकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम हादिया से बात करना चाहेंगे। हादिया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं और जो अप्रिसिएशन आपको जब से आपने गाना गाया तब से मिल रही है, लेकिन ज़ाहिर है सोनू निगम की अप्रिसिएशन, उसकी तो क्या ही बात है। मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना गुफ्तगू का आगाज़, आई एम श्योर किरण भी यही चाह रही होंगे, आगाज़ में ही अगर हम गाना सुन लें, ये ट्रैक सुन लें जिसने सोनू निगम की आंखों में भी जो आंसू ले आया, तो फिर उसके बाद और बातें करते हैं।
सारे नी साधा नी रे सा विच सजदे सोच के होर दी क्यों दिल में तेरे दर्द है रोग है क्यों क्या है तू क्यों है तू सोच जरा लड़ जा अपनी ये जंग तू कर दे सबको ये दंग तू बना ले छोटी सी दुनिया हो जा मस्त मलंग तू बोल हो बोल हो बोल तू अल्लाह अल्लाह हादिया, हम तो छोटे से बड़े हो गए ये सोचते सोचते कि थोड़ा सा अच्छा सा गाना गाने की कोशिश करेंगे। आप तो इतनी छोटी सी हो के इतना प्यारा गाती है और अब तो सोनू निगम भी आपके गुण गा रहे हैं। ये कितना अच्छा एहसास है आपके लिए कि कोई बिल्कुल सरहद के उस पार बैठे हो और उन तक आपकी जो है ना सुर आपका पहुंच जाए और उनकी आंखों में आंसू। एक तो ये कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दूसरी ये कि कौन है सिंगर जिसको आप फॉलो करती हैं, आपको पसंद है, आपके फेवरेट है और चाहे तो उनका कोई गीत सुना दें, वाह वाह हो जाएगी। मैं तो फैन हूँ मैडम नूर जहान की। अब मैं आपको मैडम का एक सॉन्ग सुनाऊंगी प्लीज। होए होए जदो होली जेलन मेरा नाम, जदो होली जेलन मेरा नाम, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया होए होए जदो होली जेलन मेरा नाम। सोने तो कोक मेरी सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, सोने तो कोक मेरी सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाले हो जिया करना सुलूक वे, जिंदड़ी मालू गड्डी कुट के ना फड़े मेरी बांह, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया है, है जदो होली जेलन मेरा नाम। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त, बहुत अच्छे थे। नो डाउट, नो डाउट। हादिया मैडम का खासा है। ट्रू। हादिया साथ रहें। इस वक्त हमें ज्वाइन किया जुल्फ़िकार जब्बार खान साहब ने। जुल्फ़ी आपको भी हम वेलकम कहेंगे क्योंकि नाज़रीन को बता देते हैं हम कि ज़ाहिर है इससे पहले जब हादिया हमारे साथ मौजूद थी लास्ट ईयर, तब हमने उनसे भी मुलाकात की थी जो इनको प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस टैलेंट को सामने लेकर आते हैं, ढूंढ कर लाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। बड़ा अहम किरदार होता है उनका इन आर्टिस्ट के
के लिए। जुल्फी भाई की जब हम बात करते हैं, बहुत से ट्रैक उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, मारूफ प्रोड्यूसर हैं आप, और मे इट बी रॉ टैलेंट, न्यू टैलेंट, आपने उनको प्रमोट किया। जुल्फी भाई थैंक यू वंस अगेन। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपकी पोस्ट तो हमने देखी जो आपने इतना अप्रिशिएट किया सोनू निगम के उस एक्ट को, कि इसकी वजह से बहुत मोटिवेशन मिलती है नए आने वाले आर्टिस्ट को, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे नाजरीन के लिए फिर से वो शेयर करें, आपको कितना अच्छा लगा, कि फीलिंग क्या थी उनके उस एक्ट के बाद, उनके उस वीडियो के बाद? अच्छा, पहले तो जी बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। जब मैंने वो वीडियो देखी तो साफ सी बात, दिल खुश हो गया। हम एज एन आर्टिस्ट ना, हम वी लिव फॉर दीज मोमेंट्स। जब दूसरा आर्टिस्ट सारे चीज़ों को भुला के आर्ट को आर्ट के लिए अप्रिशिएट करे, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। और इन दीज टाइम्स ना, अगर आप नोट करें, हम एक फेसबुक पे वीडियो तो वैसे ही मतलब कोई चीज़ पसंद है तो हम शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, पर वो वीडियो बना के अपने असली इमोशन को दुनिया को बताना बड़ी बात है। वो बहुत सच्ची बात होती है, उससे सच्ची बात कोई होती नहीं। तो वो जब देखा तो वाकई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि क्या बात है, दिल खुश हुआ। तो खुशी की दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये जो मेरे आर्टिस्ट हैं, इनके लिए ये इतनी बड़ी बात होगी, इतनी बड़ी बात होगी कि यू नो, एक ना कहते हैं समथिंग विल मेक माई डे, दिस कैन मेक देयर लाइव्स इफ दे थिंक हार्ड अबाउट इट, इफ दे थिंक डीप अबाउट इट। सो मेरी दुआ है कि ये जो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है इतनी अच्छी वाइब्स का, ये वाइब ना सिर्फ इन आर्टिस्ट को बट और कितने आर्टिस्ट हैं उन सबके दिलों में बसे, रचे। वाह वाह। और वो म्यूजिक की ड्रीम को ना छोड़े मत। मेरा तो लाइफ का मकसद मिशन ही म्यूजिक है, और म्यूजिक होता ही मतलब कोई भी अब मुल्क की बात करें ना, इंडस्ट्री बनती नए लोगों से है। तो मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था मैंने नए लोग ढूंढने हैं, अदरवाइज म्यूजिक कम हो जाएगा। ये नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सोच अच्छा के। नहीं होगा। तो बस ये, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, सवाल तो मेरे पास एक दो और भी थे, लेकिन ये चूँकि आपने दिल पिघलने की बात कर दी, म्यूज़िक ही बात अमन की है, म्यूज़िक तो पैगाम ही अमन का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, दोस्ती का है। और सोनू निगम को हम जानते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत वोकल हैं बहुत सारे मामलात में। और अगर सोनू निगम जो कि बहुत हार्श स्टेटमेंट्स भी थोड़ा थोड़ा हमने देखा कि माजी में देते आए, और अगर वो एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ पर पिघल सकता है, उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। हमारा भी यही एक्सपीरियंस था जब हमने थोड़ा दिन पहले, कुछ अरसा पहले हादिया को सुना। वही फीलिंग सोनू निगम की भी हो सकती है। सर वाकई ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान में जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आर्टिस्ट के लिए वैसे भी बहुत थोड़ी होती हैं, बहुत अच्छी होती है लेकिन बहुत थोड़ी होती हैं बदकिस्मती के साथ, एक छोटे से बच्चे के लिए ये कितना अच्छा था। सर मैं चाहती हूँ इसको भी थोड़ा एलैबोरेट करें, दोनों पहलुओं को। देखिए, हाँ, मैं देखिए, पाकिस्तान हमारे मुल्क में टैलेंट भरा पड़ा, ठीक है। मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह करता हूँ, मेरा दिल ये करता है कि नए लोगों को ढूंढूं, उनके साथ काम करूँ। और जब ढूंढना शुरू करता हूँ तो समझ आती है कि ऑब्वियसली जब आप नीयत होती है तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है, अल्लाह हेल्प करते हैं, मुझे ये सब लोग मिल जाते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए। जब हादिया मिली मुझे ज़िया की एकेडमी में, और बहुत सारे बच्चे भी थे वहाँ ऑडिशन में, एक गाना कर रहा था सिर्फ जिसमें सिर्फ बच्चे थे, उनके लिए मैं गया था सिलेक्ट करने। बट मैंने जब इसकी आवाज़ सुनी तो मैं रो पड़ा। और वो ऐसे रो पड़ा कि मुझे कंट्रोल नहीं रहा। तो मैंने ना एक प्रॉमिस किया इससे, इसके अब्बू से, इसके टीचर से, कि आज मैं रोया हूँ ना, कल पाकिस्तान रोएगा और कल सारी दुनिया रोएगी तुम्हारी आवाज़ सुन के। मैं तुम्हारा प्रॉमिस है, क्योंकि उसमें कुछ है। और पता है बच्चों में होता है, एक इनोसेंस होती है, एक रियलिटी होती है, एक ऑनेस्टी होती है, जो कि उन्हीं के अंदर होती है, उन्हीं से चैनल होती है। तो वो चैनल होके मुझे ऐसे ही टच किए। और फिर अभी तक बाय द वे मुझे ये भी नहीं अंदाजा था कि ये गाना करना, बट ये गाना मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं उस शो में कर रहा हूँ। ये गाना है जी अदनान और रबी का, सोच एक बैंड है, अदनान ने इसको लिखा हुआ है जी। तो ये जो लाइंस थी ना, लड़ जा अपनी ये जंग तू, कर दे सबको ही दंग तू, बना ले छोटी सी दुनिया, हो जा मस्त मलंग। ये जो स्पेशली इसमें लाइन है ना, बना ले छोटी सी दुनिया, इसने मुझे ऐसा इंस्पायर किया कि ये लाइंस ना हादिया ने गानी। और मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगा, मैं बता क्यों रहा हूँ आपको स्टोरी, आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। अदनान रबी का गाना था, एंड दे वर सो
यू नो ओपन टू द फैक्ट के बिल्कुल ये कोलैबोरेशन करते हैं। मुझे दिन याद है कि जब हादिया मेरे स्टूडियो आई और अदनान रबी भी आया, उन्होंने भी जब पहली दफा सुना तो वो भी आंसू। सो इस तरह ये जो मोमेंट हुआ है ना कि 1.5 साल बाद सोनू निगम ने सुना और उन पे जो इफेक्ट हुआ है, ये इस बात को प्रूव करता है कि अच्छा आर्ट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। क्या बात है। दिलों में उतरता रहेगा और ये हर सारा वक्त दिल बड़ा करता रहेगा इस तरह के आर्टिस्ट का। और इस तरह की अप्रिसिएशन ना हमें हर जगह से मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगी। अच्छा काम करेंगे आप और यही दिल बड़ा भी करेगा और यही आर्टिस्ट को इनकरेज करेगा कि अपनी ड्रीम को नहीं खत्म करना, म्यूजिक ही करते रहना है। और ये हादिया के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, अदनान रबी के लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट है। अच्छा, ये एक बड़ा मोमेंट है और आगे के लिए आप क्या देखते हैं? क्योंकि अभी वो जो मैडम नूर जहां का गाना हादिया ने हमको सुनाया ना, उसमें वही शरारत थी। वो हमें सिर्फ रुला ही नहीं सकती, वो हमें बड़ा अच्छे तरीके से गुदगुदा सकती है। मैं तो था मरजानिया पे मैं मर गई थी। नहीं, मैं हादिया के साथ जी मैं आई प्लान टू कोलैबोरेट मोर। और देखें इस इवेंट ने हमें ये तो बताया कि पॉसिबिलिटीज एंडलेस होती हैं चीज़ों की, तो सोचना इंशाल्लाह बड़ा ही चाहिए और क्यों नहीं। और मतलब हादिया की जर्नी तो ऑब्वियसली मेरे लिए बड़ी इमोशनल जर्नी है, जो हादिया की अब जर्नी है भी, तो डेफिनेटली कोलैबोरेट दोबारा भी करेंगे इंशाल्लाह। और छोड़ने लगा ज़ाहिर की जर्नी ऐसी है जो कि अभी आगे तक जाएगी। तो मेरे दो सवाल एक है कि आप हादिया को आइंदा आने वाले 5-10 सालों में कहाँ देखते हैं? इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि इस तरह आर्टिस्ट को जब हम, ज़ाहिर आपने भी पज़ीराई की बात की, नेशन वाइड भी मिलती है, क्रॉस द बाउंड्रीज भी मिलती है, बाउंड्रीज तो हैं ही नहीं, ये एक आर्टिस्ट को बनाती है या उसकी मेहनत बनाती है? यानी मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि आर्टिस्ट को देखकर, एप्रिसिएशन देखकर अंदाजा हो जाता है कि आर्टिस्ट बन गया, या फिर उसकी मेहनत डिटरमिन करती है? देखिए, मैं एक बात में बिलीव करता हूँ कि टैलेंट बहुत लोगों में होता है, परसिस्टेंस नहीं होती। ओके, आपके कोई एक चीज नहीं है जो आपको बनाती है। अल्लाह मियां ने आपको गिफ्ट दी है, गिफ्ट को ढूंढना बहुत बड़ी बात, बड़ी मेहनत रिक्वायर्ड है, परसिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ये तो यकीन करें कि एक तो है ना कि ऑब्वियसली लोगों की दुआएं और आपके लिए और आपकी अपनी एफर्ट सब मैटर करती है। थोड़ी देर के लिए सोचें, हादिया के वालिद साहब, उन्होंने उसका टैलेंट को फिगर आउट करके, हालांकि उनकी फैमिली में रन नहीं करता ये टैलेंट, ही इज अ टेलर, उन्होंने सोच के कहा कि मैं इसको गाना सिखाऊंगा, एकेडमी में डालूंगा। उन्होंने वो चीज़ नोट की, उन्होंने मेहनत की। बच्ची ने कहा मैं सीखूंगी, उसने मेहनत की। और इसके बारे में इसके टीचर से पूछिएगा, ये 8-8, 10-10 घंटे नॉन स्टॉप है। और मेरे लिए क्या एग्जाम्पल है, जब हम जैम कर रहे थे, और आप देखें इसका पार्ट आसान नहीं है, मुझे मुश्किल है। हमने को 10 दफ़ा गाना पहले जैम किया, उससे पहले 15 दफ़ा प्रैक्टिस किया। इसने एक बात नहीं की कि मैंने नहीं करना। फिर आगे चलें, जब जिस दिन शूट था, जिस दिन आप देख रहे हैं, जो आप वीडियो देखते हैं, ये लाइव है सारा, ये उधर ही गा रही है। आप इसके एक्सप्रेशन देखें, आप इसकी थ्रो देखें, सब आपको ये बात का अंदाजा हो जाएगा इसमें मेहनत लगी हुई। देखें, मेरा इसको मिलना ना, ये मेरे लिए कोई सरप्राइज और उसके भी सरप्राइज नहीं। नीयत अच्छी, ऑनेस्ट मेहनत, अल्लाह मियां जरिया बनाता है, ये मेरा यकीन है इस बारे में। इसलिए मैं सबको ये बात करता हूँ कि दिल नहीं छोटा करना किसी चीज से, मेहनत करते रहनी है। और मेहनत करेंगे ना, अगर आपका स्किल बिल्कुल देखते रहना है, ख्वाब देखना जरूरी है, ख्वाब देखते रहना बिल्कुल जरूर। ख्वाब देखने तो जरूरी है, ख्वाब की वजह से तो हम जिंदा हैं। जो हमें पता है हमने अब नेक्स्ट क्या करना है, यू हैव टू ड्रीम बिग। सो सबके लिए मेहनत, परसिस्टेंस, नहीं हार माननी, नहीं माननी हार। क्या और इंशाल्लाह जो आप फ्यूचर की बात कर रहे थे, हादिया जैसे इतने और आर्टिस्ट, इतने और बच्चे जो पाकिस्तान की शान है। क्यों आप सबको जब ये वीडियो आई क्यों इतना अच्छा लगा? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, सरप्राइज था आपके लिए, प्लेजेंट। आपको नहीं एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होने वाला है, हुआ तो बात ही खत्म हो गई। और मुझे अंदाजा इतना जबरदस्त लगा और हम प्राउड फील किया ना इस पाकिस्तानी। हमारे पास बहुत सारी सर बात आपकी कट रही है, सॉरी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, लाइव नहीं गा पाते। और इंशाल्लाह मेरा मकसद, ये बच्ची गा लेती है। आपकी बात ठीक है, गिफ्टेड है, बट इसमें कोई शक नहीं है कि बच्ची गिफ्टेड है माशाल्लाह। और बाय द वे, मैं जब भी लोगों को ढूंढता हूँ तो मैं इसी नियत से ढूंढता हूँ, अगर मेरा शो ही लाइव है, इट्स इम्पोर्टेंट दैट दे आर एबल टू सिंग लाइव। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। शी हैज़ टू कीप परफॉर्मिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये भी चाहता हूँ कि हादिया अपना चाइल्डहुड
भी इंजॉय करो। ओके, ये कितना अच्छा आपने कह दिया ना, जरूरी है। लेकिन ना आज मुझे लगा है कि मुझे इस कुर्राए अर्ज पे आए बहुत सारे साल हो गए आपको नए सिरे से देख के। वैसे तो रिफ्रेश का बटन दब गया। किरण, वैसे तो साथ हाथ गया और हम ख्वाहिश भी करते हादे से और सुने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम अगर जुल्फी भाई से भी सुन लें एंटिटी पैराडाइम 17 साल पहले का गाना वक्त। प्लीज दोहरा दे वो वक्त मेरे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। हाँ। एक एहसास है कि सोचा ना था, वक्त ढलता रहा, मैं चलता रहा, अंधेरों में भी एक रोशनी थी, उस रोशनी में घर जलता रहा, तो दिल मेरा रोए तो क्या, वक्त इरादों को तोड़े तो क्या, मंजिल को अपनी पाएंगे हम, वक्त को अपना बनाएंगे हम, हो जो चाहूं वो गिरता रहा, संभलता रहा, इस खामोशी में मैं मरता रहा, उम्मीदों के मैं साए तले ख्वाबों को तरसता रहा, तो दिल मेरा रोए तो क्या, वक्त इरादों को तोड़े तो क्या, मंजिल को अपनी पाएंगे हम, वक्त को अपना बनाएंगे हम, हो जो चाहूं वो। ये भी ख्वाब है जो आपने हमारे सामने जो है ना उसको बिल्कुल दोहरा दिया है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमको वक्त दिया और सुना दिया, बहुत सारी यादों को यूं करके जगा दिया। तो अब चूंकि 14 अगस्त सर पे है और हादिया की मैं एक बार फिर से कोई सुपर फैन बन चुकी हूँ, तो प्लीज़ हादिया कोई मिली नगमा, कोई तराना हो जाए। जी, अब मैं आपका वो वाला अपना तराना सुनाने लगी हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट प्राइज़ विन किया था। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, कौम के जरे पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। बैक। सिंध मुकम्मल एनार्की वाला सूबा बन चुका है, हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं। सवाल तो यह है कि कौन इस सूबे को ठीक करेगा। यह सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तफसार किया गया। क्या वफाकी हुकूमत को कहें कि आकर इसको ठीक करे। पिछले 40 साल में कराची का बुरा हाल कर दिया। कहा गया कि यहाँ माफिया ऑपरेट कर रही है।
कोई कानून की अमल दाखिल या अमलदारी नहीं है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम रिमार्क्स दिए हैं। साथ ही चीफ जस्टिस ने कराची के सारे नालों की सफाई की जिम्मेदारी एनडीएमए को दे दी। एनडीएमए को नालों से मुल्हका तजावुजात के खात्मे की भी हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा हम आगे चलकर एनडीएमए को मजीद जिम्मेदारियां भी देंगे। जो मुतालिका इदारे थे कराची में वो क्या कर रहे थे इतने सालों तक, इसी बात को कहा गया, इसी पर जोर दिया गया, यही रिमार्क्स दिए गए। अब अगर कोई आएगा और बेहतर काम करेगा तो जिम्मेदारियां भी उसी को दी जाएंगी, एनडीएमए को मजीद जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कुछ ऐसी हिदायत भी सामने आई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आगे चलकर एनडीएमए को मजीद जिम्मेदारियां देंगे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो भी आइन के मुताबिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ये थे अहम रिमार्क्स और इस सिलसिले में जो अपडेट्स थी। बढ़ते हैं आगे। और एक शख्स है जो वीडियोस ऐसी एडिट करता है कि उसको देखकर लगता है कभी वो जहाज से छलांग लगा रहे हैं, कभी वो ट्रेन को यूं करके रोक देता है और कभी वो शेर की सवारी कर लेता है और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर पे भी लटक के ऊपर चला जाता है। गायब भी हो जाते हैं, कपड़े नीचे फेंकते हैं तो फिर बच्चे तैयार धैयार दिखाई देते हैं। अब अर्थरुल के साथ ये इन्होंने क्या किया मुझे पूछना है। शोएब मुझे ये पूछना है, बहुत कुछ पूछना है। अच्छा जी, इंटरनेट पर ज़ाहिर है इनकी बहुत सी वीडियोस नज़र आती हैं। जाम सफदर इनका नाम है। हर इंटरनेट सारिफ ये सवाल करता है कि आखिर जाम सफदर ये सब कैसे कर लेता है। टिकटॉक, फेसबुक समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इनकी वीडियोज़ हैं। छोटे से गांव से इनका ताल्लुक है, तो आज हमने सोचा कि इनसे ज़रा हम इससे मुतालिक बात करें कि आखिर ये सब ये कैसे कर लेते हैं। जाम सफदर बेहद शुक्रिया, आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो एडिटिंग आप करते हैं ये आप खुद ही करते हैं, कोई करके देता है, या आपने प्रॉपर सीखी है या आप सीख रहे हैं? जी, ये एडिटिंग मैं खुद करता हूँ, मुझे कोई करके नहीं देता, लेकिन ये मैं अभी सीख भी रहा हूँ, मैंने सीखा भी है। आपको शौक है एडिटिंग सीखने का? जी बिल्कुल। ओके, मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि पहली बार जब आपने सोचा कि अच्छा मुझे वीडियोस बनानी है, वो क्या ख्याल था? किसी की वीडियो देखी थी या आपको लगा अच्छा टिकटॉक पर लोग मशहूर हो रहे हैं तो आपको मशहूरी चाहिए, आपने सोचा मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपके पास मुनफरिद आइडियाज थे, आपने एग्जीक्यूट किए, एग्जैक्टली हुआ क्या था? जी, ये मेरा छोटा बेटा पहले वीडियो बनाता था, छोटे छोटे क्लिप, उसको देखा जब मैंने फिर टिकटॉक ऐप देखी तो उस पर लाखों लोग फॉलोअर ले रहे थे, बहुत मशहूर ऐप हो चुकी थी। मैंने सोचा भी मैं भी इस पर कोई अपनी वीडियो डालूं। फिर मैंने अपनी वीडियो डालना शुरू की तो मुझे शुरू में तो कोई रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि मैं लिप सिंक पे ही बनाता था। फिर मैंने एडिट करना जब शुरू की तो बहुत रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, तो फिर मेरा जज्बा थोड़ा और बढ़ गया। और रिस्पांस आपको कैसा चाहिए था? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब भी आप कोई अछूते से अनोखे से आइडिया के ऊपर काम करते हैं, यहाँ से गुम हुए, वहाँ से जाके बच्चे को शरारत, छोटे शरारती बच्चे के साथ आपने शरारत कर डाली, कहीं आप अर्तुरुल बन गए, तो आपकी सोच क्या होती है? लोग देखें, लोग खुश हों, एंटरटेन हो, वो ये भुला दें कि आज उनको कितनी टेंशन है, वो ये भुला दें कि उनको कोरोना से खौफ है, उससे बचना है, या वो कुछ परेशानियों में है, ये चाहते हैं कि ख्याल क्या होता है पीछे? जी, ख्याल यही था क्योंकि कोरोना चल रहा था, बिल्कुल लॉकडाउन था, तो उसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा चलें घर में बैठे तो कोई एंटरटेनमेंट करते रहें। जब लोगों ने भी अच्छा रिस्पांस दिया तो फिर मेरा जब हौसला बढ़ा तो मैंने और एंटरटेनमेंट करना शुरू कर दिया और मैं मुनफरिद आइडिया ढूंढता रहा। इसमें कोई शक नहीं, आप मुनफरिद आइडियाज पे काम करते हैं और वाकई आपकी वीडियोस बहुत मुनफरिद होती हैं। मुझे ये बताएं कि इन वीडियोस के बाद जो आप भी जिस रिस्पांस का जिक्र कर रहे हैं, कितने फॉलोअर्स हैं अब आपके टिकटॉक पर, कितनी पजीराई मिलती है आपको टिकटॉक पर? जी, मेरे 7 लाख फॉलोअर हैं, 8 मिलियन जो है ना लाइक हो गया। वाओ। और ये बताएं कि क्या होता है, फैमिली खुश होती है, दोस्त वगैरह कहते हैं कि भाई मशहूर हो गया, आ गए आप तो जबरदस्त काम कर रहे हैं? जी, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। हमारा छोटा सा गांव है धूड़कोट, तो धूड़कोट को तो कोई जानता नहीं था, अब सब मीडिया वाले कॉल करके पूछते हैं धूड़कोट जाम सफदर, तो अब हमारे इलाके के जो मौजूद शख्सियत है वो भी अब हमें अच्छा रिस्पांस दे देंगे, यार आपकी वजह से हमारे गाँव का नाम आ रहा है, और तो बहुत खुशी होती है। मुझे गाँव का नाम बताएंगे एक बार? धूड़कोट कहाँ पे है ये? धूड़कोट, ये धूड़कोट जिला भावलपुर। धूड़कोट, ओके, भावलपुर में है। और मुझे ये बताएंगे कि ये इसके अलावा क्या क्या कुछ कर लेते हैं आप? ये तो आप करते हैं, जरिया माश क्या आपका, क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं आप? जी, जॉब मेरी कोई नहीं है, मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं आप? ठीक है, तो बस थोड़ी सी खेती बाड़ी कर ली, फिर थोड़ा टाइम निकाल लिया वीडियो बनाने के लिए?
जी बिल्कुल, आधा टाइम खेती बाड़ी को देते, आधा अब आप जाहिर है टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, आपका शौक है वैसे एक्टिंग का? जी बिल्कुल, एक्टिंग का मुझे बहुत शौक था, लेकिन हमारी जो मकसद है एक छोटे से गांव से ना मेरी इतनी पढ़ाई हुई है, तो ये अब आड़े हाथ आ गई थी, आगे जाने का मौका ही नहीं मिला। वरना आपने सोचा हुआ तो था ना कि मुझे आगे जाकर अच्छा एक्टर बनना है, थोड़ा किस्मत आजमाएंगे, जी फील्ड में जाएंगे। पढ़ाई का भी बहुत शौक था और मकसद है अपने काम का लगन बहुत है, जो भी मैं काम करता हूँ उसमें लगन बहुत रखता हूँ। तो लेकिन हमारी जो यहाँ छोटे से गाँव है, यहाँ के लोग इतना वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मतलब स्कूल की कमियाँ थी, तो यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं हो सकी मेरी। सही। तो इस वजह से बहुत परेशान। अच्छा, अब देखिए एक जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, साथ में आपने बीड़ा उठा लिया है कि मैं लोगों को हंसाऊंगा भी, मैं उन्हें सोचने पर भी मजबूर करूंगा, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर, मुख्तलिफ वीडियोस बनाकर। तो इंटरनेट तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर काम करना आ गया ना, तो पढ़ाई भी हो सकती है और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई तो मैं अब नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोई बात जो एडिटिंग के एडिटिंग के जो ये भी बड़ी अच्छी बात है, आप स्किल सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ठीक है पढ़ाई नहीं कर पाए लेकिन अब एटलीस्ट आप स्किल सीख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। वी रियली अप्रिशिएट दैट। अब मुझे लेकिन ये बताएं कि आप प्रोफेशनली इस एडिटिंग को यूज करना चाहते हैं सीखने के बाद, कि आप इसको प्रोफेशन बनाएं? जी असल में इसको प्रोफेशनल तो मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए एडिट करना अब कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो है मेरे लिए आगे मेरी मसला सबसे ज्यादा सलीम का ही आ रहा है। अब एडिट करना तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, अगर वर्ल्ड मुझे कोई मिल जाए तो मतलब है कोई भी मैं किसी चीज पे भी एडिट कर सकता हूँ, 3D पे भी मैं काम। इतने टैलेंटेड है आप, आपको पता है जैसे कोई टीचर नहीं मिलता, जैसे क्लास नहीं मिलती, स्कूल नहीं मिलता, उसको ना गूगल मिल जाता है, वहां से बहुत कुछ मिल जाता है। एंड आई नो अगर आप कर पाएंगे, आप बहुत टैलेंटेड है। जी बहुत शुक्रिया, आपकी यही बात सही है कि आप गूगल ने बहुत सहारा दिया हुआ है उन लोगों को जिनके यूट्यूब वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं। जी बिल्कुल, यूट्यूब पे लाखों ऐसे ट्यूटोरियल पड़े हैं, जिस चीज़ का आपको शौक है उसके मुताबिक आपको यूट्यूब रिलेटेड करता है, प्रोवाइड करता है। और आप इसीलिए इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। और मोखडियाज एक छोटे से गाँव से, दूर गाँव से एक खेती बाड़ी कर रहा है किसान, और साथ में वो वीडियोज़ भी बना रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि वो भी हंसे मुस्कुराएं और दूसरे लोग भी, तो ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात थी। तो इसीलिए हमने इनवाइट किया और इस आइडिया के ऊपर थोड़ा सा काम किया। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगा उनसे बात रही है। जो फ्लाइंग कार्पेट टाइगर के साथ था ना, लायन के साथ में, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इंक्रेडिएंट व्यूज होंगे ना, वो उस ट्रेन वाली वीडियो के होंगे। बाद में डिस्कस करते हैं कौन सी वीडियो के सबसे ज्यादा व्यूज एंड लाइक्स की तरफ चलते हैं। एक और मौजू हमारे पास ये है जनाब, मौसम यूं तो बदलता ही रहता है पाकिस्तान के, कब बारिश हो जाती है, कब गर्मी होती है, कब सर्दी होती है, यू नेवर नो। और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आपको कोई ना कोई बीमारी भी आन घेरती है, जैसे कि मौसमी बीमारी, नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह। तो सेहत, सुबह से तो मुझे खांसी महसूस हो भी रही है, गला, मेरा भी गला दर्द कर रहा था। वैसे ये सिम्टम्स हम दोनों को, बिल्कुल हम दोनों किसी को भी नहीं होने चाहिए, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली, द मोमेंट यू से कि आपको नज़ला, खांसी या जुकाम है, तो पहला सवाल ये होता है, भाईजान कोरोना तो नहीं करा लिया। चलो जी, इससे मुतालिक बात करते हैं कि अपना ख्याल कैसे रखें और किन घरेलू टोटकों से इनका इलाज, और अगर आपने इनका बचाव करना है तो कैसे। टोटका एक्सपर्ट डॉक्टर ईसा में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर ईसा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, मैं सही कह रहा हूँ कि मौसम बदल रहा है या नहीं बदल रहा? बिल्कुल बदल रहा है, और मौसम मानसून के बाद बदलता भी है, और कुछ इसके रंग होते हैं जो नजर नहीं आते हैं। ओके। उस इम्पैक्ट जो उस बदलने के होते हैं वो लाइक आप देखेंगे कि मानसून हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में होता है, और जिन मुल्कों ने, जिन कौमों ने निस्ब ईमान रखा सफाई को, वो इंजॉय करते हैं इसको, मानसून को। लेकिन हम आधे घंटे एंजॉय करते हैं, फिर 8 दिन रोते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्लीनिंग और सफाई के मसाइल बहुत हैं। फिर उसकी वजह से होता ये कि जब ये पानी मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा हो जाता है ना, तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। आपको पता है कि नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगम ये तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इससे आने वाले जो और मसाइल है, जहां जहां पानी खड़ा हुआ है, बहुत बड़ी तेजी के साथ अफजाइश होती है इस सीजन में डेंगू की। और जो कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे अगले महीने ये खतरनाक होगा हम लोगों के सर। लिए अभी ही उसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें तो। जी।
ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये इसकी पीक जाएगी, इसकी पीक अगले महीने। तो इस मौसम के अंदर आने वाले जो मसाइल हैं, होता ये कि जब प्रॉब्लम आती है तो हमारी आंखें खुलती हैं। हम लोगों से कहते हैं कि उस मसले से आने से पहले आप होशियार हो जाएं। ओके। तो अब ये देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो इस वेदर के अंदर उनको ड्राई कफ होता है, यानी कि ड्राई कफ होता है। तो ऐसे लोग, जाहिर बात है, हमारे मुल्क में बहुत सा बड़ी आबादी है और एक ऐसी बड़ी आबादी जो आपके चैनल को देख रही होती है, तो वो चाहती है कि हमें कोई ऐसी चीज बता दें जो हम घर में बैठ के बनाएं। तो मैं लोगों से कहूंगा जिनको खुश खांसी हो, तो खुश खांसी वाले लोग क्या करें, अपने घर में 1 टीस्पून शहद ले लें, 1 टीस्पून उसमें हनी डाल दें, 1 टीस्पून शहद, 1 टीस्पून यानी कि हनी जो है 1 टीस्पून लेना है, अदरक का रस लेना है आपने 1 टीस्पून, और चुटकी जो है उसमें आपने काली मिर्च डालनी है। आपने ये सुबह शाम लेना है। खुश खांसी के लिए बेहतरीन दवाई है। जबरदस्त, सो इजी। अच्छा, फिर कुछ लोग वो होते हैं जिनको खांसी के साथ बलगम होता है, वो खांसते बेचारे, फिर उनको बल आए। तो ऐसे लोगों को ये करना चाहिए अपने घर में, और ये बड़ी आसान सी चीजें हैं। उनाब जो हैं वो अच्छे खासे 50 रुपए में मिल जाते हैं, रेड कलर के बेर की तरह होते हैं उनाब। आपने 5-6 दाने उलाब के लेने हैं और उसके अंदर आपने डालना है गुने बलबशाह की चपटी, थोड़ा सा गुले बनबशाह उसमें डाल दें, और साथ में 2 इंजीर डाल दें। और चौथी चीज इसमें जो आपने डालनी है वो थोड़ी सी मुलेठी डालनी है और 1 कप में इसको पकाना है। ये भी सुबह शाम अगर पिएंगे तो बलगमी जो खांसी है, जिसमें आपका चेस्ट वगैरह ब्रीथिंग का मसला होता है, ये उसके लिए बेहतरीन होता है। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ लोगों से कि अल्लाह ताला, ये बात जो हदीस है, ये मैं बार बार इसका मफहूम रिपीट इसलिए करता हूँ कि जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि भाई डेंगू आने वाला है, तो अल्लाह कहते हैं कि मैं नहीं उतारूंगा जमीन पर उस बीमारी को जिसकी दवाई मैं पहले ना उतार दूं। अगर आप मार्केट में गौर करें तो मिठे आए हुए। अच्छा, ये फल आता है बहुत छोटे टाइम के लिए। बिल्कुल। अगर 4 दाने बड़ा आदमी, 4 दाने, और 10 से 15 साल का बच्चा 1 दाना रोजाना ले ले, आप यकीन करें कि ये खाने वाले बंदे को डेंगू नहीं लग सकता, बल्कि मच्छर काटेगा तो मच्छर मर जाएगा, लेकिन बंदे को कुछ नहीं हो सकता। ओके। तो दवाई मार्केट में मौजूद है, लोगों को अभी से लेनी चाहिए, अभी से मीठे खाने चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको पता है ना, फिर वो उसके जो हमले होते हैं तो फिर वो बेचारे सालों सालों इलाज करा रहे होते हैं। तो हमें बीमारी से पहले दवाई पे ज्यादा फोकस है, लेकिन नेचर पे करें, नेचर पे, क्योंकि जो हमारे बनाने वाला है वो हमारी बीमारियों की दवाई बनाना भूला नहीं। वो ज्यादातर आपको सब्जियों में, फ्रूट में, इन चीजों में मिलती हैं, हम उनसे जरा दूर हैं थोड़ा सा। सही। जी जी। अच्छा, अब आपने ज़ाहिर है इससे पहले 2 हमें रेसिपीज़ बताई जो कि हमने खुश खांसी या बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल करनी, तो वो भी बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं या वो सिर्फ बड़ों के लिए है? जी बिल्कुल, ये आप 1 साल के बच्चे को भी 1-2 टीस्पून वक्फे के साथ दिन में 3-4 दफा पिला सकते हैं। उसके खुराक का वॉल्यूम कम होगा, लेकिन ये उस पर भी काम करेगी। और ख़ास तौर पर जिनकी इस वेदर की वजह से एलर्जी ट्रिगर हो जाती है, सही, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनकी स्किन खराब हो जाती है, एलर्जी की वजह से रेडिशपन आ जाता है, तो उन लोगों को ये करना चाहिए अपने घर में। मैं 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ और ये आसान है, आप किसी भी पंसार से जाकर ले सकते हैं। गुले बनबशा, गुले गाओजबा, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, ये 5 चीज़ों का पाउडर बना ले, चाय की तरह मोटा मोटा, अपने घर में रखें। ये मल्टीपल काम करेगी, नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगम, एलर्जी। आप दिन में 1 कप पानी लें, 1 चमची डालें, 2-3 जोश दें और उसको छान लें। अगर शुगर नहीं है तो फीका पी लें, और अगर शुगर नहीं है तो आप, जारी बात है, उसमें शहद वगैरह डाल के इसको पी सकते हैं, और बेहतरीन है, इस मौसम के लिए बेहतरीन है। और इस मौसम में एक और प्रॉब्लम भी होता है, खांसी, नज़ला, हल्के बुखार के अलावा जिनका ऑयली स्कल्प होता है उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है जी। अब वो बार बार शैम्पू करें, फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बाल मैनेज करना मुश्किल हो जाते हैं। आप प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। इसका बेस्ट तरीका तो ये देखें, हमारे यहाँ तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं ऐसी सूरत में टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करूंगा, लेमन ऑयल इस्तेमाल करूंगा, किसी और ऑयल में, लेकिन हर आदमी की रेंज नहीं होती है। तो आप घर में करें और बहुत अच्छा करें, मेरी दवाई से भी अच्छा करें, तो आप थोड़ा सा योगर्ट ले लें। थोड़ा सा योगर्ट में एक पूरा नींबू निचोड़ लें और उसको बालों की रूट्स में लगा दें, जैसे मेहंदी लगाई जाती है बालों की जड़ों में। 20 मिनट उसको लगाने के बाद उसको पानी से साफ कर लें, उसके बाद आप चाहें तो शैम्पू कर लें। तो ये सुबह का अगर किया हुआ है
तो आपको इंशाल्लाह रात तक पसीना या वो जो पानी आता है स्कैल्प में वो नहीं आएगा। और वो जो कॉम्बिनेशन हेयर होते हैं कि स्कैल्प तो आपका ऑयली है, सर की जो जड़ है बालों की उसके पास से तो वो चिपचिपे हो रहे हैं, लेकिन वो नीचे आते आते बिल्कुल डल हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं बाल, उसके लिए क्या करें? हाँ, उसके लिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि अगर आपके जैसे ड्राई होने की भी ज़रा मुख्तलिफ लेवल हैं, कुछ कम ड्राई होते हैं, कुछ वो ड्राई होते हैं जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं भाई झाड़ू वाले बाल, यानी कि बिल्कुल वो रफ टाइप के हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बाल सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं, तो उनको चाहिए कि एक बनाना ले लें, एक बनाना नरम बनाना ले लें, और एक केले के अंदर उन्होंने ऐड करना है 1 टेबल स्पून जो है कैस्टर ऑयल। 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल डालना है, ये मैं आम चीजें बता रहा हूँ जो घर में मिल सकती है, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून वर्जन ऑयल डालना है या कोई भी कोकोनट ऑयल डालना है। इन तीनों को आप ब्लाइंड करके ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। अब ये बालों को आप अगर लंबे हैं तो आप यूं लगाएंगे, और अगर छोटे हैं तो आपके बालों के रूट्स में लगाएंगे। ये पेस्ट पूरे बालों को लगाकर 20 से 25 मिनट के बाद वॉश कर लेंगे, तो वो जो बालों की सॉफ्टनेस है वो भी आ जाएगी और आपकी स्कैल्प भी सही रहेगी। थैंक यू ना, आपने मुझे सबके बारे में बता दिया। अब ज़रा क्विकली देखें, हमने थोड़ा सा सांस की दिक्कत और खांसी इस सब के ऊपर भी बात कर ली, स्कैल्प पे भी बात कर ली, पेट खराब होता है लोगों का, उसके लिए कुछ बता दें क्विकली। अच्छा देखें, इसमें क्योंकि ये वेदर ऐसा है, इसमें ज़्यादातर डायरिया, मलेरिया, लूज मोशंस ये हो रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों को, छोटे बच्चों की क्योंकि इम्यूनिटी बहुत डेवलप हो रही होती है, तो इस दौरान उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो जाहिर बात है माँ बाप मजबूर होते हैं, एंटीबायोटिक पे चले जाते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप अपने घर में आदत डाल दें, 1 ड्रॉप, अगर छोटा बच्चा है तो 1 ड्रॉप उसके लिए डेली काफ़ी है कि उसको कलौंजी का ऑयल 1 ड्रॉप जो है उसके मुंह में डाल दें। और अगर बड़ा है, मेरी उम्र का है या इससे भी बड़ा है कोई, तो वो ½ टीस्पून डेली ले सकता है। आपको अंदाजा नहीं है कि ये मौसमी बुखार, आपकी इम्यूनिटी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर कोई भी अपनी एक रूटीन बना ले तो इसमें आपको पता है सुन्नत भी है, हदीस भी है, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और वैसे भी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो कोई बीमारी हमला नहीं करेगी। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, कोई आपसे बहुत सी बातें पूछ ली। अब क्योंकि वक्त हो रहा है ख़त्म, लेकिन आखिर में हमने बात करनी है दादू की तहसील है जोही, यहाँ का इलाका काछू। सैलाबी सूरत हाल को 5 रोज़ गुजर गए हैं, मगर इलाके में मामूलात ज़िंदगी बहाल नहीं हो सकी। सैकड़ों देहात का जोही और ज़िला दादू से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे लियाकत अली। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैलाब से मुतासर इलाका काछू में। आज 5वें रोज़ भी ज़िंदगी की रौनकें बहाल न हो सकी हैं। आज भी सैकड़ों देहात का ज़िला दादू और तहसील जोही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। इस हवाले से हमारी जब इलाका मकनियों से बात हुई तो उनका कहना है कि आज 5वें रोज़ भी हमें कुछ भी नहीं मिला है, हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे घर जो है वो डूब गए, मिसमार हो चुके हैं। इमदादी सरगर्मियाँ ना होने की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे इलाकों में खाने पीने की अशिया में किल्लत पैदा हो गई है और महंगाई में इजाफा हो गया है। दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि सूद हुकूमत की जानब से 10 से ज़ायद यूनियन काउंसिल को आफत करार दिया गया है। सर्वे के बाद मुतासर इलाकों की माली इमदाद की जाएगी। दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि सैलाबी पानी में नुमाया कमी वाक़ हो चुकी है। जी अल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर काम हो ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी मामूलात ज़िंदगी दोबारा से बहाल हो। एनीवेज़ ये वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।